अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 41 असैसिन पार्ट 2। अब राशिद ने आखिरकार उस सॉल स्किल का इस्तेमाल कर ही लिया था। सॉल स्पिरिट विंड एलिमेंट 1000 विंड स्लैश इस स्किल का इस्तेमाल के बाद से अब यह असैसिन अब नहीं बचने वाले थे। प्रिया और बाकी सब ने जब राशिद को इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए देखा तो वह सभी बिना कोई देरी किए सीधा अकेडमी के अंदर चले गए थे। ये स्किल एक सॉल स्किल थी, लेकिन इसको सीखना मुश्किल भी है। 1000 विंड स्लैश एक ऐसी स्किल है जो हजारों हवा के ब्लेड बना देती है। इसके एक बार इस्तेमाल के बाद इसको कोई रोक नहीं सकता। इस स्किल से जो भी ब्लेड बनत है उसके आसपास जो भी चीज आती है वह किसी मक्खन की तरह कट जाते हैं। अब इन ब्लेड की रेंज में जितने भी असैसिन थे सभी कटे फटे नीचे गिरे जा रहे थे। ये स्किल यूजर को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन राशिद के पास ड्रैगन आर्मर था इसलिए राशिद बच पाया। असल में राशिद ने वह आर्मर इसलिए ही बुलाया था ताकि वह खुद को उन ब्लेड से बचा सके। करीब करीब जो भी असैसिन राशिद की रेंज में थे सभी बिना हाथ पैर के पड़े हुए थे। पूरा मैदान खाली हो चुका था। इसके बाद राशिद भी बिना कोई देरी किए एकेडमी में जा रहा था, लेकिन तभी एक तीर कहीं से उड़कर आया और राशिद पीठ में जा घुसा। इससे राशिद जमीन पर गिर गया और फिर दिखाई देते हैं सर आमने असली मास्टरमाइंड। ये सभी मास्टरमाइंड आए थे सॉल मास्टर हॉल से और जिसने राशिद पर तीर चलाया था वह भी सॉल मास्टर हॉल से आया था। उस आदमी ने अपने आप पूरे काले कपड़े से ढक रखा था। राशिद उस पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन जो तीर राशिद को लगा था उसका काम सामने वाले को पैरालाइज करना था। अब राशिद के हाथ पैर सब सुन पड़ चुके थे। हमारा काम तुम्हें इस सॉल मास्टर हॉल से ले जाना है, हमें माफ करना, हम पैसे के लिए ये सब काम करते हैं। अगर तुम पहले ही सॉल मास्टर हॉल में जुड़ जाते तो ये हालत तुम्हारी होती नहीं। राशिद, तो तुम लोग सॉल मास्टर हॉल के द्वारा भाड़े में उठाए गए हो, तभी मैं समझूं कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और यह असैसिन मेरे पीछे लग गए। फिर राशिद सामने खड़ा हो जाता है और जो तीर राशिद को लगी थी वह काला होकर जमीन पर गिर जाता है। राशिद ने अपने जहर एलिमेंट का इस्तेमाल करके उस तीर को नाकाम कर दिया था। इसके बाद राशिद ने अपने जहर एलिमेंट के सॉल रिंग सामने रखे। उसके चारों सॉल रिंग बैंगनी रंग में चमक रहे थे, जिसका मतलब था कि उसके सभी सॉल रिंग कितने जहरीले सॉल बीस्ट से लिया गया है। तो तुम्हारे पास जहर एलिमेंट भी है, इसका मतलब तुम्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं है। तुम हमारे लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकते हो, उनमें से एक आदमी बोला। जैसे ही वह असैसिन राशिद पर हमला करने ही जा रहे थे वह सभी जमीन पर गिर गए। राशिद ने पहले ही उन्हें जहर से पैरालाइज कर दिया था। अब राशिद कोई गलती नहीं करना चाहता था। अब राशिद ने प्लांट एलिमेंट को बुलाया और उन सभी को अच्छे से बांध दिया ताकि उनमें से कोई भाग न सके। राशिद ने अभी भी अपने जहर को उन लोगों के शरीर से हटाया नहीं था, कौन जाने कि कब ये लोग हमला कर दे। तभी एकेडमी के टीचर बाहर आते हैं। वह पूरी तैयारी के साथ बाहर आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो एक बार को तो वो भी डर गए थे, क्योंकि राशिद ने जो मौत का तांडव मचाया था उसमें उन लोगों की कटी फटी लाशें गिरी हुई थी। सीनियर टीचर लोगों को वहां विंड एलिमेंट के आभा नजर आ रहे थे। तभी उनमें से एक टीचर विशाल बोले, विशाल, राशिद, तुमने वह विंड एलिमेंट की स्किल 1000 विंड स्लैश सीख ली थी, तभी तुम इन लोगों की ऐसी हालत कर दी है, लेकिन इस खूनी मंजर को तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको कैसे साफ करोगे। राशिद ने हाँ में सिर हिलाया और अपने प्लांट एलिमेंट का इस्तेमाल किया। प्लांट एलिमेंट से राशिद ने सभी लाशों के टुकड़े को जमीन के अंदर दबा दिया, जिसमें जमीन में कोई भी जगह ऐसी नहीं दिख रही थी कि कैसे यहां कोई प्लांट एलिमेंट इस्तेमाल किया था। इसके बाद राशिद ने वाटर एलिमेंट से वहां के सभी खून के निशान मिटा दिए और अब वहां का पूरा हिस्सा ऐसा लग रहा था कि यहां कोई युद्ध ही नहीं हुआ हो। इसके बाद सभी टीचर और स्टूडेंट सीधा एकेडमी में चले गए। आज जो भी मामला एकेडमी के बाहर हुआ था उसकी वजह से एक हफ्ते तक कोई भी स्टूडेंट अभी एकेडमी से बाहर नहीं जा सकता था। उधर टीचर हॉल में सभी टीचर इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या अब वह इन स्टूडेंट को बाहर भेज सकते थे। बहुत से टीचर ने यह सुझाव दिया कि कुछ सॉल मास्टर को इस शहर में निगरानी के आर छोड़ देना चाहिए ताकि यह आपदा दोबारा न हो, चुकी इस बार बाहर
राशिद था तो किसी स्टूडेंट को हानि नहीं हुई थी, अगर वहां राशिद नहीं होता तो किसी स्टूडेंट की जान जानी ही थी। धर्मेंद्र, मैं ल्यूटन बी के सॉल मास्टर हॉल से कुछ सॉल मास्टर को यहां इस शहर में बुलाऊंगा, लेकिन न उनका खर्चा अकादमी के अंदर ही आएगा। अगर आपको इससे कोई एतराज नहीं है तो आज ही मैं फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल को संदेश भेज दूंगा। उनके पास अभी कुछ ज्यादा ही ग्रैंड सॉल मास्टर है, उनको यहाँ शहर में ड्यूटी के लिए भेजने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस पर सभी टीचर और गार्ड ने हामी भर दी तो हेडमास्टर ने भी बिना कोई देरी किए एक मैसेज फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल को भेज दिया। करीब 2 दिन बाद वह मैसेज उस फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल के पास पहुंच जाता है। सोनू, यह इस सॉल मास्टर हॉल ने अब अपनी हद पार कर दी है। तभी उधर से बहुत से ग्रैंड सॉल मास्टर ने छोड़कर इस सॉल मास्टर हॉल में जुड़ना पसंद किया था। सोनू अपने सामने खड़ ग्रैंड सॉल मास्टर को देखकर बोला, जो उसी सॉल मास्टर हॉल से इस सॉल मास्टर हॉल से जुड़ने आए थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 42 6 ग्रैंड सोल मास्टर्स। सोनू ने उन ग्रैंड सोल मास्टर को देखा जो कल ही पृथ्वी से यहाँ आए थे। उनको तो शक भी हो रहा था कि इसमें उस सोल मास्टर हॉल की कोई चाल तो नहीं है। तभी एक महिला आती है। जब छोटी ईसा के पास मेंटल एनर्जी थी जिससे वह इन सभी सोल मास्टर को कुछ देर के लिए काबू करके इनके दिमाग से कुछ बातें पता कर सकती थी। इस महिला का नाम था समीरा। समीरा, ग्रैंड मास्टर, मैं अपनी बेटी और दामाद के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दे सकती। तब भी मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है कि वह रवीना को कुछ नहीं होने देगी। रवीना असल में समीरा की बेटी थी, लेकिन उसके पिता के गायब हो जाने के बाद से इस बात को उससे छिपाया गया था। ये बात समीरा ने टेलीपैथी से बोला था, जिससे वह दोनों बात कर सकते थे और यह बात कोई भी सुन नहीं सकता था सिवाय शाहिद के। शाहिद भी लेवल 95 तक पहुंच चुका था, लेकिन सोनू तो लेवल 105 पर थे, जो अब इमोर्टल बन चुके थे। वह ड्रैगन ब्लडलाइन मठ के असली लीडर थे, लेकिन उन्होंने उस मठ को बदलकर फ्रीडम सॉल मास्टर हॉल बना दिया था। इस सॉल मास्टर हॉल में उन्होंने बाहर के लोग अलग जुड़े हैं। अगर यह ड्रैगन ब्लडलाइन मठ होता तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे। सुमंत, समीरा, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम सच्चाई का पता लगाओ। इतना सुनकर समीरा ने अपने सॉल स्पिरिट से उन सभी ग्रैंड सॉल मास्टर को अपने वश में किया, फिर उनकी यादों को देखा। जब समीरा ने उन लोगों के यादों को खंगाला तो उसे पता चला कि यह लोग सही में पहले सॉल मास्टर हॉल के लिए काम करते थे, लेकिन सॉल मास्टर हॉल ने इनके कबीले को खत्म कर दिया था। तो इन लोगों ने प्लेनेट पृथ्वी को छोड़कर इस प्लेनेट पर आए थे। सुमंत, तो तुम इसी बात को छुपा रहे थे कि तुम पहले सॉल मास्टर हॉल के लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। ये बात तुम मुझे बता भी सकते थे। खैर माँ, तुम लोगों को मैं एक काम देता हूँ, वापस प्लेनेट पृथ्वी पर जाओ और रघुनाथ अकेडमी में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवेदन कर दो। तुम्हें वहां रघुनाथ अकेडमी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ डेमी इम्मोर्टल को भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे काम पर नजर रखेगा। जहां तक इस हॉल की बात है तो इसमें अभी भी बहुत से ग्रैंड सॉल मास्टर हैं जो कल वापस लौट आएंगे। ये सुनकर वह सभी लोग हैरान हो गए थे। इस सॉल मास्टर हॉल में के पुराने सॉल मास्टर हॉल से ज्यादा ग्रैंड सॉल मास्टर थे। असल में सभी ग्रैंड सॉल मास्टर इसी कबीले के नहीं थे। उन्होंने इस सॉल मास्टर हॉल को शांति के लिए बनाया था, सभी लोगों को बराबर हक दिलाने के लिए, कोई किसी को भी अपने ताकत से न दबाए, इसलिए। इसके बाद सभी ग्रैंड सॉल मास्टर प्लेनेट पृथ्वी के लिए निकल गए। वही प्लेनेट पृथ्वी के सॉल मास्टर हॉल में उसकी लीडर वर्षा अपने पैर जमीन में पटक रही थी। उसके 6 ग्रैंड द सॉल मास्टर उसके इस हॉल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे। वर्षा, ये लोग अचानक मेरे इस सॉल मास्टर हॉल को छोड़कर चले गए। अगर मैं नए ग्रैंड सॉल मास्टर नहीं ढूंढ पाई तो मेरी सॉल मास्टर हॉल कमजोर पड़ सकती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं, उनके पीछे पीछे एक लड़की आती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महिमा थी। तभी महिमा का चेहरा बदल जाता है और सामने एक नीले आंखें और उम्रदराज महिला थी। यह महिला थी अस्मिता। कोष्टक अस्मिता, राशिद को इस सॉल मास्टर हॉल में लाने के लिए हमें उसको काबू करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके पिता भी वापस आ चुके हैं। वर्षा, तुम कह रहे हो कि वीर वापस लौट कर आ चुका है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो उतना ताकतवर नहीं है। अस्मिता, बेवकूफ, वीर अब वैसा नहीं रहा। उसके सभी सॉल रिंग गोल्डन रंग में बदल चुकी हैं। वह अब रैंक 15 का सॉल मास्टर बन चुका है और अकेले 9 ग्रैंड सॉल मास्टर को हरा चुका है। ऐसा लगता है जैसे उसके सभी सॉल रिंग दिव्य सॉल रिंग में बदल चुके हैं। वर्षा, गोल्डन सॉल रिंग शुरू से ही दिव्य सॉल रिंग होते हैं, लेकिन अगर वह इवॉल्व हो जाए तो एक सॉल रिंग भी 10 सॉल रिंग पर भी भारी पड़ जाती है। अब वर्षा के चेहरे पर चिंता आ गई थी, क्योंकि अब उनका सॉल मास्टर हॉल कमजोर पड़ता जा रहा था। वही सुमन का सॉल मास्टर हॉल और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था।
जिनको वीर ने ट्रैपिस्ट प्लेनेट पर हराया था उन्होंने भी आकर इस सोल मास्टर हॉल को ज्वाइन कर लिया था। अब फ्रीडम सोल मास्टर हॉल के पास कुल 25 ग्रैंड सोल मास्टर थे। दूसरी तरफ पृथ्वी के सोल मास्टर हॉल में अभी 15 ग्रैंड सोल मास्टर थे। अभी देखा जाए तो फ्रीडम सोल मास्टर हॉल उनसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उनके पास अभी भी हुकुम का इक्का था। अगर वह राशिद को अपने खेमे में शामिल कर पाए तो वह कितने भी बड़े सोल मास्टर क्यों न हो राशिद के सामने टिक नहीं पाएंगे। इन्होंने इसके लिए राशिद के मंगेतर को भी मार डाला था और उसकी जगह ली थी ताकि उसको इस सोल मास्टर हॉल में आ जाए। उधर राशिद अपने कमरे में आया तो उधर उसको एक लड़की उसके बेड पर बैठी दिखाई दी, जिसको देखकर राशिद चौंक गया था। इसको राशिद जानता था, यह उसकी बचपन की क्रश थी। ये लड़की कुराशिना थी। राशिद के कुराशिना, तुम यहाँ मुझे कैसे और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम इस एकेडमी में कैसे आ गए? मैंने तुम्हें टेस्ट के वक्त नहीं देखा था। इतने में कुराशिना वहां से उठी और राशिद के बिल्कुल सामने आ गई। राशिद कुछ समझ पाता तभी कुराशिना ने उसको पूरी तरह मूर्ति की तरह अपने सोल स्पिरिट से बांध दिया था। फिर कुराशिना ने कुछ नहीं सोचा, सीधा राशिद को किस करने लग गई। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 43 चाइल्डहुड लव एंड सरप्राइज बैटल। जब कुराशिना ने राशिद को किस करना चालू रखा तो राशिद भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुराशिना इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने प्रिया और रवीना भी कहीं ठहरते नहीं थे। कुराशिना से अधिक खूबसूरत लड़की शायद ही इस एकेडमी में हो। राशिद, कुराशिना, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? कुराशिना, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मेरे माता और पिता ने मुझे तुमसे दूर किया था, लेकिन हम दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। तो तुम मेरे एक तरह से पति हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? इतना सुनकर राशिद की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। वह कुराशिना को अपने सीने से लगा लेता है। जहां तक राशिद और कुराशिना की बात है, दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों की दोस्ती इस सीमा तक पहुंच गई कि दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर ऐसा समय आता है कि दोनों को अलग होना पड़ता है। राशिद और कुराशिना अलग ही देश से थे। कुराशिना एक जापानी शैली से आती थी। जब दोनों अलग होने वाले थे तो दोनों ने भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी पकड़े जाते हैं। कुराशिना के परिवार ने सोचा था कि वह समय के साथ राशिद को भूल जाएगी, लेकिन कुराशिना अभी भी उसको भुला नहीं सकी। जब कुराशिना अब बड़ी हो चुकी थी तो अब उसको रोक भी नहीं सकते थे। कुराशिना के माता पिता ने देविका से पूछा था कि राशिद कहाँ है, और उन्होंने कुराशिना को इसी अकादमी में टीचर के रूप के भेज दिया। इतने दिनों के बाद दोनों खुद को छोड़ने के मन में नहीं थे, तभी दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है और सामने सुचित्रा देविका के साथ खड़ी थी। दोनों को ऐसी स्थिति में देखकर देविका मुस्कुरा रही थी। देविका, बेटा राशिद, लगता है तुम मुझे बहुत ही जल्दी पोता दोगे। मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ। तभी कुराशिना को होश आता है और अपने लाल चेहरे के साथ वहां से भाग जाती है। सुचित्रा तो कुराशिना की खूबसूरती देखकर खुद को फीकी समझ रही थी। उसको उसकी खूबसूरती से जलन भी हो रही थी। देविका की बात सुनकर उसके सभी मंगेतर वहां आ जाती हैं जो बाहर खड़ी थी। प्रिया तो पहले ही कुराशिना को जानती थी, उसी ने ही राशिद से प्रिया से मिलवाया था। जब कुराशिना राशिद को छोड़कर जाने वाली थी तभी प्रिया ही इसको संभालने के लिए राशिद के जिंदगी में आई थी। राशिद ने जब महिमा को उधर नहीं देखा तो उसको शक हुआ। राशिद जब से ट्रैपिस्ट प्लेनेट से लौटा था तभी उसको पता चला कि महिमा कुछ छिपा रही है। तभी देविका बोलती है, देविका, तुम दोनों इतने दिन के बाद मिले हो और जब मिले तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। राशिद को शर्मिंदगी हो रही थी, वो अपने बचपन के प्यार को देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। देविका, चलो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। इतना बोलकर देविका ने अपने अंगूठी का इस्तेमाल किया। देविका की अंगूठी एक स्टोरेज रिंग थी। तभी देविका के हाथ में 2 चीजें आती है, एक था सोल वेपन और एक तलवार थी। वह सोल वेपन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ड्रैगन से लिया गया आहो, दूसरी तरफ वो तलवार भी किसी ड्रैगन जैसी लग रही थी। देविका, राशिद, ये सोल वेपन और ये तलवार दोनों उसी सोल बीस्ट से मिली है जिससे तुमने अपनी ब्लड लाइन अनलॉक की थी। तुम्हारे पास एलिमेंट की शक्ति बड़ी ही है तो ये तलवार तुम्हारे लिए ही बनी है। इस तलवार में उसी गोल्डन डिवाइन ड्रैगन के कोर को जोड़ा गया है, बाकी इसका इस्तेमाल तुम्हें खुद करना है। देविका वह दोनों सामान देकर वहां से जाने वाली थी, तभी उसको कुछ याद आया। फिर राशिद की तरफ मुड़कर बोली, देविका, राशिद, अब तुम्हारा असली बैटल होगा।
करीब 1 महीने के बाद तुम में से कुछ स्टूडेंट को चुना जाएगा और जीतने वाले 10 स्टूडेंट को एक पुरस्कार मिलेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपने सभी स्किल को अच्छे से सुधार लो ताकि तुम भी इस साल उस टेस्ट में पास हो सको। इतना बोलकर देविका वहां से जाने वाली थी, तभी राशिद ने उसको रोक लिया है। राशिद माँ, मैं जब कमरे में सभी थे तो महिमा कहीं नहीं है। उसने मुझसे बात तक नहीं करी है ट्रैपिस्ट से आने के बाद। कहीं यह उधर से तो नहीं आई। इतना सुनकर दिव्या राशिद के पास आए और चुप करते हुए उसके कान में बोली, दिव्या, तुम जो सोच रहे हो वह सच है, लेकिन हम ये बात सीधा को बोल नहीं सकते। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती थी तब तक तुम उससे दूर रहना। मुझे पता भी नहीं चलता अगर तुम्हारे पिता ने ढूंढ निकाला था। महिमा सॉल मास्टर हॉल की अगली वारिस थी। इतना बोलकर देविका उधर से बिना कोई देरी किए चली जाती है। इधर राशिद अब फिर से मेडिटेशन में जाने से पहले उस सॉल वेपन को सामने रखता है ताकि उसको अपने बॉडी से जोड़ सके। करीब 2 घंटे बाद राशिद ने उस सॉल वेपन को भी अपनी बॉडी से जोड़ दिया। वह सॉल वेपन सुनहरे रंग का था जो बाहिने हाथ पर लगता है। अब राशिद के पास 2 सॉल वेपन आ चुकी थी। राशिद बिना कोई देरी किए सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है और उधर कोई नई किताब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद राशिद को नई किताब मिल गई थी, फायर मैनिपुलेशन स्किल्स। अब राशिद पूरे दिन लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था। उसको अपने फायर एलिमेंट को अगले लेवल में ले जाने का रास्ता मिल चुका था। थोड़ी देर बाद राशिद ने एक और तकनीक की किताब ली। इस किताब का नाम था सीक्रेट वेपन। राशिद को ये किताब पसंद भी आ गई थी। इन किताबों को लेकर राशिद अपने रूम में पहुंच गया। राशिद करीब आधा महीने अपने रूम से बाहर नहीं आया था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 44 सरप्राइज बैटल। आधा महीना बीतने के बाद राशिद अपने रूम से बाहर आता है। आज ही सरप्राइज बैटल होनी थी तो राशिद भी बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है। पहले साल के क्लास बैटल में राशिद जीता था तो उसको भी इस बैटल में हिस्सा लेना था। इस बैटल में सिर्फ एक नियम था, जो आखिर में 10 स्टूडेंट बचेंगे तो उन्हें ही इस बैटल का विजेता घोषित किया जाएगा और उन्हें एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार बैटल खत्म होने के बाद पता चलेगा। इसके बाद उन सभी लोगों में से 50 स्टूडेंट्स चुने गए थे, जिसमें राशिद और प्रिया चुने गए। इसमें कल्याणी और सुचित्रा नहीं चुने, यहां तक रवीना भी नहीं आ पाए। इसके बाद राशिद और प्रिया दोनों मैच आना पर खड़े थे, तभी उनके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें आ जाती हैं। ये दीवारें हर 2 मिनट के बाद बदलती रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग खुद को आखिर तक टिका सकते हैं। जो 10 लोग आखिर में बचेंगे वही विजेता होंगे। इसके बाद दीवारों ने बदलना शुरू किया। इतने में राशिद और प्रिया के बीच में दीवार आ जाती है। फिर राशिद के सामने दीवार खुलती है, उसके सामने दिव्या खड़ी थी। दिव्या राशिद के पुराने मंगेतर में से एक थी, अब दोनों दुश्मन थे। इतने में दिव्या ने अपनी स्किल से राशिद पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में राशिद ने सामने एक बर्फ की दीवार बना दी। सॉल स्पिरिट लाइट एलिमेंट ब्लाइंड लाइट। अब दिव्या को कुछ दिखाई न बड़ी ये दे रहा था। इसका फायदा उठाकर राशिद ने दिव्या को मैदान से बाहर कर दिया। दिव्या के बाद 5 और स्टूडेंट ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं। अब मैदान में सिर्फ 40 स्टूडेंट बचे हुए थे, जो पूरी ताकत से मैदान में टिके हुए थे। इसी बीच हमले करते करते हुए 5 और स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। अब बस ग्राउंड में सिर्फ 35 स्टूडेंट बचे हुए थे। इतने स्टूडेंट को बाहर जाते देख सभी स्टूडेंट अब छिपकर खेलने लगते हैं। वही प्रिया कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, तो राशिद धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक प्रिया के ऊपर मकड़ी के जाले आने लग जाते हैं। प्रिया उनसे बचती जा रही थी, लेकिन वो जाले बहुत तेजी से आते जा रहे थे। कम मोड़ के बाद प्रिया को वो व्यक्ति मिल जाता है जिसने उस पर यह जाले फेंके थे। ये लड़का उल्टा दीवार पर लटका हुआ था। उसकी हंसी भी बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल उसकी सॉल स्पिरिट की तरह बैंगनी हो गई थी। ये थी स्पाइडर ब्लड लाइन की सॉल स्पिरिट ब्लैक डेमन स्पाइडर। ब्लैक डेमन स्पाइडर सॉल बीस्ट बेहद तेज और ताकतवर होती है। हालांकि जो व्यक्ति इस सॉल स्पिरिट के साथ था, उसकी सॉल स्पिरिट उस लेवल तक नहीं पहुंची थी। ये प्रिया के लिए खुशी की बात थी। अगर यह सच में सॉल बीस्ट होता तो प्रिया शायद ही इसके हमले बच पाती। प्रिया, क्या ये ब्लैक डेमन स्पाइडर की सॉल स्पिरिट है? मुझे लगा था कि यह सिर्फ सॉल बीस्ट होता है। ब्लैक डेमन स्पाइडर भी राशिद की अगली सॉल रिंग के लिए अनुकूल सॉल बीस्ट था। इस सॉल बीस्ट की कल्टीवेशन चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन ये सॉल बीस्ट बेहद जहरीला भी होता है। उसने फिर से प्रिया पर हमला किया, लेकिन इस बार दूसरे स्किल से, सॉल स्पिरिट डेमन स्पाइडर पॉइजन डार्ट। इसके बाद प्रिया की तरफ जहर के डार्ट आने लग जाते हैं।
तभी प्रिया भी अपनी स्किल इस्तेमाल करती है, सोल स्पिरिट फिनिक्स बर्ड सुप र टोर्नेडो। इसके बाद वह सभी डार्ट हवा में उस बवंडर के साथ दूसरी तरफ चले गए जिनको बाहर बैठे सोल मास्टर द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद बवंडर ने उस डेमन स्पाइडर वाले सोल मास्टर को भी ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। उस स्टूडेंट के बाहर जाते ही अब ग्राउंड में सिर्फ 30 बच्चे बचे हुए थे। अब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। उधर राशिद से कोई भी स्टूडेंट पंगे नहीं ले रहा था और राशिद सामने चले जा रहा था। अब राशिद बिल्कुल मैदान के बीच में पहुंच जाता है। जैसे तैसे सभी लोग बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राशिद अब यहीं से सभी को बाहर किए जा रहा था। अब बस 20 लोग मैदान में बचे थे, तभी कहीं से प्रिया मैदान के बीच में पहुंच जाती है। राशिद, चलो देखते हैं कि कौन कौन इस मैदान में बीच में पहुंच सकता है जिनके साथ हम लोग यहां बचेंगे। राशिद ने अपनी सोल स्किल चल दी, सोल स्पिरिट विंड एलिमेंट व्हर्लविंड श्रीके। तभी एक हवा का झोंका सामने आता है और 2 स्टूडेंट मैदान के बीच में नहीं पहुंचे थे उनको उड़ा ले जाता है। फिर दूसरे स्टूडेंट भी अपनी जगह के लिए बैटल कर रहे थे। अब मैदान में छोटी ईएफ 10 लोग बचे थे, उनमें भी अभी बैटल के हालत बन रहे थे। तभी एक टीचर आकर उन सभी को रोक लेते हैं। अब कोई किसी ने नहीं लड़ेगा, तुम 10 लोग अब चुने जा चुके हो। अब तुम्हें यह बात जानना जरूरी है कि क्यों ये सरप्राइज बैटल क्यों हुआ था। सभी स्टूडेंट के मुंह पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। अब क्या बचा था जो उनसे अधूरा रह गया था। अब वह और बैटल नहीं कर सकते थे। तभी वह आदमी बोले, ये चीज एक परंपरा है रघुनाथ एकेडमी का, जहां हम 10 स्टूडेंट ढूंढते हैं जो अगली एकेडमी की बैटल स्क्वाड बनेगी। अब तुम लोग बैटल स्क्वाड की अगली टीम बन चुके हो जो रिजर्व टीम मेंबर है। मेरा नाम कौशल भंडारी है, जो इस टीम को बैटल कंपटीशन के लिए साथ जाएंगे तुम्हारे क्लास टीचर के साथ। हमारे बैटल स्क्वाड के मेन स्टूडेंट भी साथ जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें उनसे मिलना होगा। कल सुबह सभी रिजर्व स्क्वाड मेंबर इसी ग्राउंड में मिलेंगे। इसके बाद कौशल भंडारी वहां से चले जाते हैं तो उन सभी लोगों में बातचीत होने लगती है। तभी कुराशीना वहां उन सभी के पास आ जाती है। कुराशीना को वहां देखकर राशिद अचंभे में था कि वो वहां क्या कर रही थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 45 नाइट इन फॉरेस्ट। बाकी के जितने भी लोग कुराशीना को आंखें फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि कुराशीना थी ही इतनी खूबसूरत, जो भी देखता वह देखता रह जाता। राशिद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुराशीना, मुझे तुम उस दिन के बाद से दिखी नहीं हो, क्या बात है? कुराशीना राशिद को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट को कुछ गड़बड़ लग रहा था। कुराशीना, मैं यहाँ तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, तो जरा सोच समझकर बोलना, नहीं तो तुम्हारे हर असेसमेंट में कम अंक मिलेंगे। ये सुनकर राशिद अपने मन में खुश हो रहा था। मैं तुम्हें जानता हूँ कुराशीना, अब तुम अपने टीचर होने का पूरा फायदा उठाओगी और मेरे सभी मंगेतर से मिलना कम कर दोगी, लेकिन साथ में तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ने वाली हो। इतना बोलकर राशिद भी अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि अब उसकी ब्लड लाइन अनलॉक हो चुकी थी, तो उसको अब अपने ब्लड लाइन के हिसाब से मार्शल आर्ट लेनी थी। इसके लिए राशिद सीधा लाइब्रेरी चला जाता है। लाइब्रेरी पहुंचकर राशिद सीधा ब्लड लाइन सेक्शन में पहुंच जाता है और ड्रैगन ब्लड लाइन से जुड़ी किताब ढूंढने लग जाता है। राशिद अपने हिसाब से किताब देख ही रहा था, तभी उसके पास 2 किताब कहीं से गिर जाती हैं। उसके बाद राशिद उन दोनों की किताब को उठाकर उनका नाम देखता है। एक का नाम एक ड्रैगन स्टाइल था और दूसरे का नाम ड्रैगन स्टेप था। पहली किताब 8 तरीके की तकनीक थी तो दूसरी मूवमेंट तकनीक थी। राशिद दोनों किताब को लेकर लाइब्रेरी में इश्यू करता है और चला जाता है। जब राशिद लाइब्रेरी से बाहर गया तब एक आदमी बाहर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि राशिद के पिता वीर रघुनाथ थे। हेडमास्टर, तो आखिर में तुमने ये तकनीक राशिद को दे दी। तुम्हें लगता है कि राशिद इन दोनों तकनीक को कितना समय लगाएगा सीखने में? वीर, मुझे नहीं लगता कि राशिद को इसे सीखने में ज्यादा समय लगेगा। यह उसके ब्लड लाइन से जुड़ी हुई तकनीक है, तो उसको 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा लगेगा। इधर राशिद के पिता और हेडमास्टर अंदाजा लगा रहे थे कि राशिद को कितना समय लगेगा इस तकनीक को सीखने में। तो वही राशिद रात भर उस तकनीक का अभ्यास किए जा रहा था। अभ्यास करते हुए राशिद को लगा कि वह अब अपन ब्लड लाइन की दूसरी सोल रिंग भी खोल लेगा। इसके बाद राशिद ध्यान में बैठ गया और अपने ब्लड लाइन पर ध्यान देने लग गया। इसके बाद राशिद के पास एक बिना रंग की सोल रिंग घूम रही थी। फिर उधर दूसरी सोल रिंग की झलक दिखने लग गई। दूसरी सोल रिंग भी बिना रंग की थी। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरी सोल रिंग भी वहां आ गई।
इस सॉल रिंग की उम्र 2,00,000 साल की थी। सॉल रिंग को अनलॉक करने के बाद राशिद फिर से अभ्यास करने लग जाता है। अपनी दूसरी ब्लड लाइन की सॉल रिंग अनलॉक करने के बाद राशिद अब उन सभी मार्शल आर्ट्स को आराम से कर पा रहा था। उसने उन सभी मार्शल आर्ट्स को उसी रात सीख लिया था, अब राशिद को उनको इस्तेमाल करना था। राशिद रात को छिपकर जंगल के अंदर चला गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके पिता ने उसको देख लिया था। वीर भी बिना कोई आवाज किए राशिद के पीछे पीछे जंगल में चला गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन लोगों को ई सॉल बीस्ट नहीं मिलता है। राशिद और अंदर चला जा रहा था जहां इंसानों को अकेले जाना मना है। कहा जाता है कि जंगल के इस हिस्से में ऐसे सॉल बीस्ट रहते हैं जो इंसानों के किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ के सॉल बीस्ट की कल्टीवेशन मिलियन ईयर की होती है, जो साधारण इंसान कभी अवशोषित नहीं कर सकता है। यहाँ राशिद को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था तो उधर वीर डरा हुआ था। उसका लेवल जरूर ज्यादा था, लेकिन यहाँ के जानवरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी राशिद और अंदर जाने लग गया तो वीर को लगा उसको राशिद को अंदर जाने से रोकना चाहिए। वीर राशिद को रोकने जा ही रहा था, तभी एक जानवर के गुर्राने की आवाज आई। तभी वो सॉल बीस्ट राशिद के सामने आ गया। वह सॉल बीस्ट एक विशालकाय बाघ था जो डार्क एलिमेंट के साथ था। राशिद को उसे देखकर डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको अपने लिए एक सॉल रिंग मिल चुकी थी। इस सॉल बीस्ट की कल्टीवेशन 50,000 साल की थी, जो राशिद के 5वीं सॉल रिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। उस बाघ ने बिना देरी किए राशिद पर हमला किया क्योंकि वह सुबह से भूखा था। तभी राशिद अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने लगता है, ड्रैगन स्टेप। इसके बाद राशिद बड़ी तेजी से उस बाघ से दूर चला गया, इतनी तेजी से कि छुपकर देख रहे वीर को भी समझ नहीं आया। वीर, यह मेरा ही बेटा है न, इसने इस स्किल को इतना अच्छे से एक दिन में ही सीख लिया। वीर को अभी एक और झटका मिलने ही वाला था, तभी राशिद ने फिर से अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया। एक ड्रैगन स्टाइल टेक्निक, ड्रैगन फिस्ट। फिर एक बड़ा सा मुक्का हवा में बनता है जो सब बड़ी ईधा जाकर उस सॉल बीस्ट से टकरा जाता है और वो सॉल बीस्ट वही मर जाता है। फिर राशिद बिना कोई देरी किए उस सॉल रिंग को अब्सॉर्ब करने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद राशिद के पास एक काले रंग की सॉल रिंग बड़ी ई है जो बाद में गहरे काले रंग की दिखाई देती है। वीर, इसने उस मार्शल आर्ट की पहली स्किल भी एक रात में सीख ली, जिसको सीखने में ही 2 महीने लग जाते हैं। कमाल है, आगे की पीढ़ी हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। वह बड़ी ईरा इतना सोच ही रहा था कि कैसे राशिद के टैलेंट को छिपाए, तभी उन्हें जंगल में एक हलचल सुनाई देती है जो किसी विशाल जानवर के चलने की थी। उसके आवाज से आसपास के सभी सॉल बीस्ट वहां से भागने लग जाते हैं। वीर, कहीं यह वही सॉल बीस्ट तो नहीं है जिससे सभी डरते हैं? अगर वह इस जंगल से बाहर आ गया तो? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 46 ब्लैक डेमन स्पाइडर एम्परर। तभी वो सॉल बीस्ट सामने आता है जो सही में अगर बाहर जंगल से इंसानी आबादी में आ जाता तो कत्लेआम मच जाता। ये सॉल बीस्ट था ब्लैक डेमन स्पाइडर या फिर ब्लैक डेमन स्पाइडर एम्परर। ये सॉल बीस्ट उन सभी सॉल बीस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मुश्किल एब्जॉर्ब करने वाली सॉल रिंग का बीस्ट था। इस सॉल बीस्ट से सभी दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इसके आसपास भी कोई चला जाए तो अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस सॉल बीस्ट की खासियत है कि यह जहर एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जहर का कोई तोड़ नहीं है, ये बेहद ही जहरीले होते हैं और साथ में इनके पैर भी किसी लेजर से कम न बड़ी ई है। इनके पैर इतने तीखे पैने होते हैं कि सामने वाले के कुछ समझने से पहले ही उसका काम तमाम हो जाता है। अगर इस सॉल बीस्ट की कोई सॉल रिंग भी अब्सॉर्ब कर ले तो उसकी बाकी की सॉल रिंग भी धीरे धीरे खुद बन जाती हैं और जो पहले के सॉल रिंग होते हैं उनकी भी कल्टीवेशन को कुछ हद तक प्रभावित करती है। चूंकि राशिद की सॉल रिंग की कल्टीवेशन ज्यादा थी तो उसको ये सॉल बीस्ट सिर्फ 2 सॉल रिंग दे सकता था। राशिद की 5वीं सॉल रिंग की सीमा 50,000 साल है तो छठी सॉल रिंग ही 100,000 साल की होगी जो इस प्लेनेट पर कुछ ही सॉल बीस्ट के पास होती है। राशिद उस सॉल बीस्ट को बस देख रहा था और पीछे हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे वह मकड़ी आगे बढ़ रहा था तो उसके आसपास के सभी पेड़ पौधे मुरझा जा रहे थे या फिर मर जा रहे थे। तभी उस सॉल बीस्ट ऐसे गायब हुआ जिसको राशिद और वीर दोनों नहीं देख पाए। उस सॉल बीस्ट ने राशिद पर हमला नहीं किया बल्कि सीधा वीर के पास चला गया था। उसने वीर को पीछे महसूस कर लिया था। वीर वहां से भागने ही जा रहा था लेकिन उस मकड़ी ने उसे पकड़ लिया और उस पर जहर छोड़ दिया। जहर के बॉडी में फैलने लग जाता है। लेक छोटी इनव सॉल बीस्ट ने सिर्फ वीर को पैरालाइज किया था। इसके बाद उस मकड़ी ने वीर को पकड़कर लाते हुए उसको राशिद के सामने रख दिया।
अपने पिता की ऐसी हालत देखकर राशिद गुस्सा हो गया और वह सीधा उस मकड़ी की तरफ बढ़ा। फिर होना क्या था, राशिद अब अपने फायर एलिमेंट को बाहर बुलाता है, सॉल स्पिरिट फायर एलिमेंट फायर बर्स्ट। इसके बाद उस सॉल बीस्ट के ऊपर आग तो लगी लेकिन उसका कोई असर डेमन स्पाइडर पर नहीं पड़ा। वह सॉल बीस्ट तभी वहां से गायब हो जाता है। अब राशिद कुछ समझ पाता तभी उसको खुद पर एक चिपचिपा सा कुछ महसूस होता है। राशिद मकड़ी के जाल में इस तरह फंस गया था कि वह खुद को हिला भी नहीं पाता है। उस सॉल बीस्ट ने छोटे ऊद की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। ये सॉल बीस्ट साधारण लोगों से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इतना सोच रहे राशिद को लगा कि वह सॉल बीस्ट उससे बात कर रहा था। स्पाइडर, देखो लड़के, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है। मुझे तुम्हारे अंदर एक ताकत महसूस हुई जो मुझे तुम्हारे सॉल रिंग बनने के लिए मजबूर कर रहा था। राशिद, तो ये बात है, मुझे लगा कि आप मुझे मारने के लिए इधर आ रहे थे। आपने ऐसे यहां हमारे सामने आए जिससे हम सोचने लग कि हम पर हमला होने वाला। स्पाइडर, लड़के, अपनी सॉल स्पिरिट को बाहर बुलाओ। मुझे देखना है कि क्या खास चीज है जो मुझे इतना बुला रही थी। जैसे उस स्पाइडर एम्परर ने बोला था, राशिद ने अपनी सॉल स्पिरिट को बाहर किया और साथ में ब्लड लाइन को भी। स्पाइडर ड्रैगन ब्लड लाइन सॉल रिंग, वो भी शुरुआती 1,00,000 साल की है। तभी सोचूं कि क्यों मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा था। लड़के, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं तुम्हारी कौन सी संख्या की सॉल रिंग बनूंगी। डेमन स्पाइडर एम्परर के कहने पर राशिद ने अपने जहर एलिमेंट को सामने रख दिया जिसमें 4 सॉल रिंग दिखाई दे रहे थे। स्पाइडर, तो मैं सही था कि तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुम्हारे शुरुआती सॉल रिंग ही मिलियन ईयर की है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम जरूर इम्मोर्टल बनोगे। अब उस सॉल बीस्ट ने भी अपने बॉडी को त्यागना शुरू कर दिया। त्यागने के बाद उस सॉल बीस्ट की आत्मा सीधा राशिद के सॉल सी में गई। अब राशिद बिना कोई देरी किए इस सॉल बीस्ट की सॉल रिंग को अब्सॉर्ब करने लगाता है। राशिद को इस सॉल रिंग को अब्सॉर्ब करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन आखिर में राशिद ने इस सॉल बीस्ट के सॉल रिंग को एब्सॉर्ब कर लिया। अब राशिद को अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, उसकी आंखें इतनी नीली नहीं दिखती है। फिर राशिद ने अपने जहर एलिमेंट के छोटी ईगा के सॉल रिंग को देखना चालू किया। अब राशिद के पास 6 सॉल रिंग थी जो एक जहरीली ऑरा के साथ बैगनी होती जा रही थी। जब राशिद उन सॉल रिंग को एब्सॉर्ब कर चुका था तभी उस सॉल बीस्ट के बॉडी में एक तरफ का मांस फटने लग जाता है और वहां से सॉल वेपन बाहर आता है जो राशिद के टॉर्शन से जुड़ जाता है। इस सॉल वेपन में एक नहीं बल्कि 10 स्किल थे जो आगे चलकर अनलॉक होते जाएंगे। इसके बाद राशिद वहां से अपने पिता के साथ चला आता है। पीछे जो सॉल बीस्ट की बॉडी थी वह धीरे धीरे वही की मिट्टी में घुल मिल गई और आखिर में गायब हो गई। अगले दिन राशिद रात को देर से सोने के चक्कर में आज जल्दी नहीं जाग पाया, तो जब उठा तो भाग के राउंड के लिए निकल गया था। जब राशिद वहां पूछा तो देखता है कुछ स्टूडेंट वहां खड़े थे जो शायद उसके सीनियर थे, लेकिन साथ में उनके साथ सुचित्रा खड़ी थी जो उसकी मंगेतर थी। राशिद, ये सुचित्रा इनके साथ क्या कर रही है? कहीं यह इस बैटल स्क्वाड में से तो नहीं है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 47 बैटल स्क्वाड। सुचित्रा को वह देखकर राशिद चौंक गया था, लेकिन जल्द ही शांत भी हो गया था। सुचित्रा शायद मैन बैटल स्क्वाड की प्लेयर होगी, तभी वो यहाँ पर है, क्योंकि उसका टैलेंट भी कुछ कम नहीं था। उसकी सॉल स्पिरिट भी एक दिव्य सॉल स्पिरिट थी जो राशिद के सॉल स्पिरिट से कुछ ही ऊपर नीचे रैंक की सॉल स्पिरिट थी। सुचित्रा, राशिद, तुम यहाँ कैसे? शायद तुम रिजर्व बैटल स्क्वाड की टीम में चुन लिए गए हो। राशिद, मैं तो रिजर्व बैटल स्क्वाड में हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम बैटल स्क्वाड की मेंबर हो? सुचित्रा, नहीं राशिद, मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन से मिलने आई हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। उनको पता चला है कि तुम यहाँ बैटल स्क्वाड में चुने गए हो, तो मुझे भी बुलाया गया है। तभी वहाँ कुराशिना आती दिखाई देती है, उसके साथ हेडमास्टर और एक टीचर आते हुए दिखाई देते हैं। हेडमास्टर, बैटल स्क्वाड के रिजर्व मेंबर आप सभी को तो पता होगा कि क्यों यहाँ बुलाया गया है और किस लिए बुलाया है। चलिए मैं दोबारा बोलूंगा, यहाँ आप सभी को बैटल स्क्वाड की मेन टीम मेंबर से मिलने आए हो और एक डुअल करना है ताकि तुम लोग को एक दूसरे की सॉल स्पिरिट का पता लगता रहेगा। एक और बात, ये जो टीचर यहाँ पर है ये तुम्हारे बैटल स्क्वाड के टीचर होंगे। इनका नाम राहुल सिंह है। तभी स्टेज के सामने जो तालाब था उसमें हरकत होने लगी। कहीं दूर से एक पानी की लहर उड़ती दिखाई देती है। कोष्टक, राहुल, बैटल स्क्वाड के रिजर्व मेंबर, अब तुम लोग अपने सीनियर से मिलने जा रहे हो। दूर से 10 लोग पानी पर चलते हुए आ रहे थे, मानो उन्हें पानी सहारा दे रही हो।
फिर उनमें से सभी लोग वही भागते हुए बातें कर रहे थे। इस साल के नए रिजर्व मेंबर खास है, इनमें से भी वह लड़का जो सबसे आगे खड़ा है वो एक खतरनाक सी ऑरा छोड़ रहा है। ये बात राशिद के लिए हो रही थी क्योंकि वह सबसे आगे खड़ा था। ये खुद राशिद को भी नहीं पता था कि जब से उसने डेमन स्पाइडर एम्परर की सोल रिंग एब्जॉर्ब करी है तब से उसकी ऑरा भी बेहद डरावनी हो गई है। इस ऑरा को उसके सीनियर महसूस कर रहे थे, अब उसकी इज्जत सीनियर के सामने बढ़ चुकी थी। मैंने सुना है कि उस लड़के की बहुत से मंगेतर है जिनमें एक समीरा की बहन सुचित्रा भी है। उस लड़के की माँ फिनिक्स कबीले से है। ये बोलने वाली एक लड़की थी जो उस कबीले में थी। मैंने आज सुचित्रा को इसलिए ही बुलाया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके। उस लड़के का नाम राशिद है और वह हेडमास्टर का पोता है। मुझे ये भी पता चला है जब उस राशिद की सोल स्पिरिट इवॉल्व हुई थी तब सुचित्रा की सोल स्पिरिट भी वहीं से इवॉल्व हुई थी और सुचित्रा की सोल स्पिरिट सुपर सोल स्पिरिट में बदल चुकी थी। ये बोलने वाली लड़की समीरा थी। सभी वहां बिना कोई देरी किए सीधा स्टेज पर चले जाते हैं। बैटल स्क्वाड के मैन टीम में 2 लड़कियां और 8 लड़के थे। तभी उनके टीचर सभी को कुछ बोलते हैं। राहुल सबसे पहले मेन बैटल स्क्वाड के स्टूडेंट अपना परिचय देंगे और अपनी सोल स्पिरिट का भी टाइप बताएंगे। जैसे उनके टीचर ने बताया वैसे ही सभी ने धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। 1. अटैक टाइप बैटल स्वॉर्ड रैंक 6 सोल मास्टर। 2. डिफेंस टाइप टाइटन आर्मर रैंक 6 सोल मास्टर। 3. स्पीड टाइप ब्लेजिंग लांस रैंक 5 सोल मास्टर। 4. पावर अटैक टाइप गोल्डन लायन रैंक 5 सोल मास्टर। 5. सपोर्ट टाइप 5 मंजिला टॉवर रैंक 5 सोल मास्टर हूँ। 6. कंट्रोल टाइप आइस एलिमेंटालिस्ट रैंक 5। 7. हैवी अटैक टाइप बैटल राइनो रैंक 5 सोल मास्टर। 8. सपोर्ट टाइप आई डिटेक्शन रैंक 5 सोल मास्टर। ऐसे करते हुए सभी ने मैन बैटल स्क्वाड से अपना नाम दिया। अब बारी रिजर्व स्क्वाड की थी लेकिन उनके टीचर ने मना कर दिया। राहुल, तुम लोगों को अपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, खासकर राशिद तुम हमारे टीम के लिए एक काले घोड़े हो जो कोई भी बैटल का रुख मोड़ सकते हो। अब मैं मैन टीम के 2 मेंबर को अपना टीम बनाने की छूट देता हूं, फिर दोनों टीम का बैटल होगा। याद रहे कि केवल 7 मेंबर होने चाहिए दोनों टीम में। इसके बाद दोनों टीम के लीडर चुने जाते हैं। पहले टीम में 2 अटैक टाइप, 1 स्पीड टाइप, 1 सपोर्ट टाइप, 1 डिफेंस टाइप, 1 कंट्रोल टाइप और 1 हैवी अटैक टाइप होते हैं। वही दूसरी टीम भी ऐसी ही बनती है, लेकिन राशिद की सोल स्पिरिट के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता था तो उसको कंट्रोल टाइप के हिसाब से रखा जाता है। दोनों तरफ की टीम कुछ इस तरह थी। टीम रेड 1. विपिन चौधरी पावर अटैक टाइप बैटल स्वॉर्ड। 2. राज शर्मा स्पीड टाइप लाइटनिंग लेपर्ड। 3. विशाल डिफेंस टाइप टाइटन आर्मर। 4. पुलकित सपोर्ट टाइप आई डिटेक्टर। 5. मनोज कुमार हैवी अटैक टाइप वायलेंट बेयर। 6. समीरा कंट्रोल टाइप आइस एलिमेंटालिस्ट। 7. आरव शिखावत पावर अटैक टाइप आइस लोड्स। टीम रेड का लीडर विपिन चौधरी को बनाया जाता है। टीम ब्लू 1. सहाना अग्रवाल हैवी अटैक टाइप स्टॉर्म बेयर। 2. प्रिया रविंद्र पावर अटैक 5 एलिमेंट्स फीनिक्स। 3. शिवम रायजादा स्पीड टाइप ब्लेजिंग लांस। 4. पवन सहरावत डिफेंस टाइप ब्लैक टर्टल। 5. राशिद रघुनाथ कंट्रोल टाइप गोल्डन डिवाइन ड्रैगन। 6. विनोद भंडारी सपोर्ट टाइप 5 फ्लोर टावर। 7. रवीना मेंटल अटैक टाइप गोल्डन लिजर्ड। बड़ी ईना भी इस रिजर्व स्क्वाड में आ चुकी थी, लेकिन जब बैटल हो रहा था तो तब रवीना ने अपना रूप बदल दिया था, जो बाद में टीचर राहुल द्वारा पता लगा लिया गया था। टीम ब्लू की लीडर सहाना को पता था कि यह तीनों एक साथ कंबाइन सोल स्किल का इस्तेमाल कर सकते थे जो सामने वाले को कुछ करने का मौका नहीं दे सकते हैं। राहुल, जैसे आप दोनों टीम के लीडर ने अपनी टीम चुन ली है तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और 1 घंटे बाद आप सभी मुझे बैटल ग्राउंड पर मिले जहां हम ये फ्रेंडली बैटल शुरू करेंगे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 48 सोल रिंग एक्सपोज्ड। जैसे ही टीचर ने बोला दोनों टीम ने ही अपने टीम के प्लेयर के साथ बातचीत शुरू कर दी। टीम रेड ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी तो वही टीम ब्लू नीचे अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी। विपिन, हमारे पास एक फायदा यह है कि हम लोगों के पास रैंक 6 के 2 सोल मास्टर है। उनके पास सिर्फ रैंक 4 के सोल मास्टर है, लेकिन मुझे शक उस हेडमास्टर के पोते पर है क्योंकि उनके पास खुद जो सोल स्पिरिट है वह एक पावर अटैक टाइप सोल स्पिरिट है। तब भी राशिद को कंट्रोल टाइप क्यों बोला जा रहा है यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीम रेड में सभी यही सोच रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राशिद सिर्फ कंट्रोल टाइप नहीं है, उसकी सोल स्पिरिट बल वुडलाइन को अनलॉक करने के बाद मल्टी टाइप सोल स्पिरिट बन चुकी थी।
राशिद अब सभी तरह की चीजें कर सकता था, अपने सॉल स्पिरिट से डिफेंस हो या अटैक, उसको किसी भी टाइप से काम करने में दिक्कत नहीं थी। टीम ब्लू में सभी लोग थोड़े परेशानी में दिख रहे थे। उनका कंट्रोल टाइप सॉल मास्टर सिर्फ रैंक 4 का था। तभी सहाना सभी को बुलाती है। सहाना, मुझे पता है तुम सभी लोग क्या सोच रहे हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि राशिद कंट्रोल टाइप न होकर एक मल्टी टाइप सॉल मास्टर है। क्या क्या क्या? तभी सहाना उन तीनों के सिर पर चपत लगाती है। सहाना, तुम गधे हो क्या? टीचर ने उन लोगों को चौंकाने के लिए राशिद के सॉल स्पिरिट के बारे में किसी को नहीं बताया है। लेकिन हमें अब राशिद की सुरक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि सॉल मास्टर हॉल राशिद के पीछे पड़ सकती है। फिर कुछ बातचीत करने के बाद दोनों टीम बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्राउंड में पहुंचने के बाद दोनों तरफ की टीम के सॉल मास्टर के पीछे कलर बचा जाते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। अब दोनों तरफ सॉल रिंग को उजागर करने की बारी आ जाती है। टीम रेड ने अपने सभी सॉल रिंग उजागर कर दी जो सभी नॉर्मल थी। टीम ब्लू के भी सॉल रिंग उजागर करने की बारी आ जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही रवीना ने अपनी सॉल रिंग दिखाई तो टीम रेड हैरान रह गई। 400,000 साल की सॉल रिंग और दूसरी सॉल रिंग पहले से ज्यादा उम्र की। टीम रेड पूरी तरह हैरान थी। इसके बाद प्रिया की बारी आई। उसके 5 एलिमेंट में सभी लाल रंग की सॉल रिंग थी। आखिर में राशिद की बारी आती है तो राशिद ने अपने ब्लड लाइन को बाहर नहीं आने दिया। जैसे जैसे राशिद अपने एलिमेंट को बाहर बुला रहा था वैसे वैसे सभी लोग हैरान थे जो भी यह बैटल देखने आए थे। 5 एलिमेंट नहीं, ये तो 9 एलिमेंट हैं। क्या 12 एलिमेंट? ये तो राशिद ने बस एलिमेंट बुलाए थे। अब बारी थी सॉल रिंग की। राशिद अब धीरे धीरे अपने सभी सॉल रिंग को भी बुलाता है। राशिद की सॉल रिंग भी उन सभी को चौंका रही थी क्योंकि सभी सॉल रिंग यूनिक सॉल रिंग थी जो राशिद के एलिमेंट के रंग जैसी थी। आखिर में राशिद ने अपने जहर एलिमेंट की सॉल रिंग दिखाई जिसमें 5वीं रिंग कुछ ज्यादा ही गहरी ऑरा छोड़ रही थी, बिल्कुल गहरे बैंगनी रंग की। दूसरी उसकी फायर एलिमेंट बेहद गर्म ऑरा छोड़ रही थी। राशिद की ताकत से तो हेडमास्टर भी एक बार के लिए डर गए थे क्योंकि एक छोटा शैतान उनके घर में पैदा हुआ था। राशिद की कल्टीवेशन लेवल बहुत तेज थी उनके मुकाबले में। हालांकि राशिद अभी उनके लेवल तक नहीं पहुंचा था और हेडमास्टर खुद लेवल 100 को पार कर चुके थे। विपिन, तभी मैं समझूं कि क्यों इसको सहाना ने अपने टीम में पहले लिया था। इसकी ताकत कंट्रोल टाइप से अलग है, यानी कि मल्टी टाइप सॉल स्पिरिट जो किसी भी तरह से एक काम कर सकती हैं। बापरे, कभी सोचा नहीं कि हमें ऐसा कोई दिखने को मिलेगा। मल्टी टाइप सॉल स्पिरिट बहुत ही कम मिलते हैं और यह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अगर यह किसी युद्ध में उतर जाते हैं तो ये किसी भी तरह के युद्ध का पासा पलट सकते थे। मल्टी टाइप सॉल स्पिरिट, यह मल्टी टाइप सॉल स्पिरिट है जो करोड़ों में कुछ ही पैदा होते हैं लेकिन उसकी कल्टीवेशन कम है तो शायद इसलिए वह हार जाए। हेडमास्टर, आखिरकार हमें एक मल्टी टाइप सॉल स्पिरिट मास्टर मिल ही गया और कौन जानता था कि वो मेरे ही परिवार से होगा। राहुल, हेडमास्टर, अगर राशिद 40 से कम उम्र में ग्रैंड गोल्डन ड्रैगन सॉल मास्टर बन जाता है तो वह 2 इम्मोर्टल की विरासत ले सकता है, एक एलिमेंट इम्मोर्टल तो दूसरा ड्रैगन इम्मोर्टल की। हेडमास्टर, अगर राशिद इम्मोर्टल बन जाता है तो उसके बाद वह खुद सोचेगा कि वह इस दुनिया में रहना चाहता है या नहीं। अगर राशिद इम्मोर्टल वर्ल्ड में अपनी कल्टीवेशन और आगे तक ले जाता है तो वो गॉड बन सकता है। विपिन, सभी लोगों इस राशिद को पहले हराओ, यही हमें आखिर तक दिक्कत देगा। इसकी एबिलिटी जैसे चाहे वैसे हो सकती है, ऊपर से इसके पास इतने सारे एलिमेंट तो ये हमारी कमजोरी पर वार कर सकता है। इतना सुनकर सभी लोग राशिद पर हमला करने जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। टीम रेड का पहला टारगेट अब राशिद ही था। अगर उन्हें यह मैच जीतना है तो उसको पहले हराना होगा। राशिद भी समझ पा रहा था कि वो लोग उसे ही पकड़ने आ रहे थे तो उसने अपनी अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया। सॉल स्पिरिट, अर्थ एलिमेंट, लैंडस्लाइड। इसके बाद राशिद की टीम जहां थी उससे आगे की जमीन सड़कने लगती है तो टीम रेड के लिए उनके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा था। तब भी टीम रेड के लोगों ने राशिद के पास पहुंचने की कोशिश करी लेकिन तभी टीचर राहुल आकर राशिद को रोक लेते हैं। राहुल, राशिद, ये सिर्फ फ्रेंडली बैटल है तो तुम्हें ज्यादा ऊपर की स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 49 इंटेंस बैटल। टीचर के बोलने पर राशिद ने सामने की जमीन को वापस पहले जैसा बना दिया। तभी टीम रेड ने हमला करना चालू कर दिया लेकिन उससे पहले ही सहाना ने हमला कर दिया। सॉल स्पिरिट स्टॉर्म बियर अवतार। इसके बाद सहाना टीम रेड और राशिद के बीच खड़ी हो जाती है।
सहाना की सॉल स्पिरिट एक हैवी अटैक टाइप सॉल स्पिरिट थी, लेकिन तब भी वह छोटे मोटे हमले रोक सकती थी अपने स्किल से। अब प्रिया ने भी ना कोई देरी किए अपनी स्किल इस्तेमाल कर दी। सॉल स्पिरिट 5 कलर फिनिक्स वाटर वोटेक्स। इसके बाद टीम रेड जहां भी थे वहां एक पानी का भंवर आ जाता है जो उन सभी लोगों को कहीं दूर फेंक देता है। फिर अचानक से वी पिन राशिद के पीछे आ जाता है। सॉल स्पिरिट बैटल स्वॉर्ड ऑफ डिमोलिशन। एक तलवार विपिन की बॉडी से निकलती है और सीधा राशिद की तरफ बढ़ने लगती है। वो तलवार राशिद को कुछ कर पाए उससे पहले ही पवन सामने आ जाता है। सॉल स्पिरिट ब्लैक टर्टल अब्सोल्यूट डिफेंस। इसके बाद एक बड़ी सी काले रंग की कवच पवन के सामने खड़ी हो जाती है जिस पर विपिन की तलवार छूते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वहीं पीछे खड़ी समीरा इसी मौके के इंतजार में थी। उसने अपनी स्किल कास्ट कर दी, सॉल स्पिरिट स्किल आइसबर्ग। इसके बाद राशिद के सिर के ऊपर बर्फ की एक चट्टान आने लग जाती है। उस बर्फ के देखकर राशिद ने समीरा को एक मुस्कान दी। उसके बाद राशिद के चारों ओर आग की सॉल रिंग दिखाई देने लगती है। सॉल स्पिरिट फायर एलिमेंट ब्लेजिंग स्टॉर्म। तभी एक आग का तूफान उस बर्फ के चट्टान से टकरा जाती है। उस तूफान ने उस बर्फ के चट्टान को भाप बन आ दिया था और वो तूफान सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लग जाती है। विपिन पुलकित जल्दी अपनी स्किल इस्तेमाल करो। इसके बाद पीछे खड़े पुलकित ने स्किल चला दी, सॉल स्पिरिट आई डिटेक्टर मोशन सेंस। अब विपिन देख सकता था कि उस तूफान से वो कैसे बच सकता है, लेकिन तभी वह तूफान अपनी दिशा बदल देता है और सीधा समीरा की ओर बढ़ जाता है। पुलकित कोशिश कर रहा था समीरा को मोशन सेंस भेजने ही वाला था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उतने देर में उस आग के तूफान ने समीरा को जला ही डाला था। उतने देर में टीचर राहुल ने आकर वहां से समीरा को हटा दिया। अब बारी शिवम की थी। शिवम को निर्देश राशिद से रहा था। जब राशिद ने अपनी ब्लड लाइन एक्टिव की थी तब उसके पास टेलीपैथी की भी पावर आ चुकी थी। सॉल स्पिरिट ब्लेजिंग लैंस स्टॉर्म ऑफ लैंस। इसके बाद काफी सारे भाले हवा में आते दिखाई दिए जो सीधा विपिन को प्रहार कर रहे थे। विपिन उन भालों से नहीं बच पा रहा था क्योंकि वो भाले बहुत तेजी से आ रहे थे। आखिर में विपिन भी बाहर हो चुका था। अब कमान आरव ने संभाली। सॉल स्पिरिट आइस लोट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद एक बड़ा सा आइस लोट्स टीम ब्लू के ऊपर आता है और अचानक ही उसके पंखुड़ियां धारदार ब्लेड में बदल जाते हैं। फिर उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। प्रिया अभी हमला करने जा ही रही थी तभी रसीद ने अपनी सॉल स्किल को इस्तेमाल करने की बात रखी, लेकिन इस बार राशिद के पास 2 एलिमेंट सॉल रिंग की दिखाई दे रही थी। सॉल स्पिरिट अर्थ एलिमेंट अर्थ बैरियर। इसके बाद टीम ब्लू के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई जिसमें आइस लोट्स की सभी ब्लेड फंस जाती है। इस स्किल के बाद पुलकित के पास ज्यादा ताकत नहीं बचती है। पुलकित अभी संभल पाता तभी राशिद ने अपनी दूसरी स्किल भी कास्ट कर दी, सॉल स्पिरिट विंड एलिमेंट एक्सट्रीम टोर्नाडो। अब टीम रेड नहीं रह सकती थी। ग्राउंड में इस स्किल ने उनके सभी प्लेयर्स को बाहर उड़ा दिया। अब इस मैच की विजेता थी टीम ब्लू। तभी टीचर राहुल बोलते हैं, राहुल टीम ब्लू यह मैच जीत चुकी है। इसमें सबसे बड़ा हाथ राशिद का था क्योंकि ने यह बात छिपाई थी कि यहाँ पर कोई मल्टी सिस्टम सॉल स्पिरिट मास्टर है, इसलिए अगले मैच के लिए मैं राशिद और प्रिया को टीम रेड में भेज रहा हूँ। अब सहाना समझ चुकी थी कि अगला मैच वह जरूर हारेंगे, लेकिन ये फ्रेंडली बैटल था तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। राहुल, चूंकि राशिद और प्रिया दोनों टीम रेड में आ चुके हैं तो मैं टीम ब्लू को एक और डिफेंस टाइप सॉल मास्टर और एक पावर अटैक टाइप सॉल मास्टर देता हूँ। विशाल और आरव दोनों टीम ब्लू में चले जाओ। मैं देख रहा हूं कि इस मैच में कुछ लोगों ने अपनी सॉल पावर खत्म कर ली है तो मैं सभी को 1 घंटे का वक्त देता हूं अपने सॉल पावर को रिकवर करने का। इसके बाद राशिद ने ही उन लोगों की सॉल पावर रिकवर करने में मदद करी। सॉल स्पिरिट लाइट एलिमेंट सुप्रीम हीलिंग। इसके बाद उन सभी लोगों की सॉल पावर फिर पहले जैसी होने लगती है। राहुल, अब तुम लोगों के पास आधा घंटा है अपनी स्ट्रैटेजी बन आने की। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ तुम लोग, क्योंकि राशिद सभी तरह से काम कर सकता है। इसके बाद टीचर राहुल वहां से चले जाते हैं और सीधा हेडमास्टर के पास गुस्से से चले जाते हैं। वही हेडमास्टर तो जैसे सवालों से घिरे हुए थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको बिना सवाल के छोड़ रहा हो। सिर्फ कुराशीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको क्या पड़ी थी? वह राशिद की होने वाली पहली पत्नी थी जिसने महिमा को राशिद से बड़े ऊर कर दिया था। महिमा सॉल मास्टर हॉल की होने वाली अगली लीडर थी तो उसको राशिद से दूर करना ही था। राहुल, हेडमास्टर आप कितने झूठे हैं। जिन्होंने बोला था कि उनकी सॉल स्पिरिट पावर अटैक टाइप और उनके पोते की एलिमेंट की वजह से कंट्रोल टाइप थी, तो अब राशिद की सॉल स्पिरिट मल्टी टाइप कैसे बन गई?
टीचर राहुल हेडमास्टर के पास जाने ही वाले थे, लेकिन नीचे खड़ी कुराशिना ने उन्हें रोक दिया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 50 अबिसल ड्रैगन सोल स्पिरिट। कुराशिना अब टीचर राहुल के सामने खड़ी थी और अपने सोल स्पिरिट को बुलाने से बस दूर ही थी। तभी हेडमास्टर ने कुराशिना को रोक दिया। हेडमास्टर, मानता हूं कि मैंने ये छिपाया, मेरी सोल स्पिरिट भी मल्टी सिस्टम टाइप हो सकती है, लेकिन मेरे पास राशिद और वीर के जैसे एलिमेंट नहीं है। मेरी सोल स्पिरिट पूरी तरह से ब्लड लाइन पर डिपेंड करती है, मगर राशिद और वीर की सोल स्पिरिट मेरे से ज्यादा ही प्योर है, इसलिए ही उनके सोल स्पिरिट मल्टी सिस्टम टाइप है। मैंने राशिद की सोल स्पिरिट के बारे में सोल मास्टर हॉल के चक्कर में नहीं बताया था। पहले भी सोल मास्टर हॉल ने वीर को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करी थी। अगर राशिद को वो लोग उसके ब्लड लाइन को शुरू करने से पहले अपने गुट में शामिल करते तो हमें वो सोल मास्टर नहीं मिलते जो राशिद की सभी मंगेतर है। राहुल, तो राशिद के सभी मंगेतर में ऐसा क्या है जो बाकी के सोल मास्टर के पास नहीं है? हेडमास्टर, तुमने प्रिया को नहीं देखा था? उसने इस एकेडमी की सबसे मुश्किल स्किल को कैसे आराम से इस्तेमाल कर लिया था। प्रिया दूसरे किसी कबीले से नहीं बल्कि ल्यूटेन बी के रविंद्र कबीले से है, जो अपने तत्वों वाले पंछी की सोल स्पिरिट के नाम से जानी जाती है। जब राशिद की सोल स्पिरिट गोल्डन डिवाइन ड्रैगन में इवॉल्व हुई थी तब 5 लड़कियों को वो ताकत मिली थी। रवीना की सोल स्पिरिट भी वही से गोल्डन लिजर्ड में बदली थी। अगर राशिद के सोल स्पिरिट के अगले इवोल्यूशन से पहले हम ने कुछ और लोगों को साथ रखा तो हमें और भी दिव्य सोल मास्टर मिल सकते हैं। राहुल, तो हेडमास्टर, आपने राशिद को अपने पोते के हिसाब से नहीं बल्कि इस एकेडमी के भलाई और इस प्लेनेट को बचाने के लिए किया है। अगर गलती से राशिद उस गुट में शामिल हो जाता तो पक्का वो लोग इस प्लेनेट को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते। हेडमास्टर, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, जब तुम दोनों बैटल स्क्वाड की टीम को एकेडमी कॉम्पिटिशन में लेकर जाओगे तो एक लड़की जिसका नाम महिमा है उसको पकड़ लेना और सीधा मेरे पास उसी दिन लेकर आ जाना। राहुल, मगर हेडमास्टर, वो लड़की तो राशिद की मंगेतर है। हेडमास्टर, वह लड़की मंगेतर थी, असली महिमा पहले ही मर चुकी है। जो महिमा सामने दिख रही है वो सोल मास्टर हॉल की कोई जासूस है जिसको उन्होंने राशिद के पीछे लगा रखा है ताकि वह लोग राशिद को हर हाल में अपने गुट में शामिल कर सके। टीचर राहुल हेडमास्टर की बात समझ जाता है और राशिद के चाचा शाहिद को बुलाकर सच बता देते हैं। जब शाहिद को पता चला कि महिमा को मार दिया गया है तो उनका गुस्सा उनके चेहरे पर दिख रहा था। थोड़ी देर बाद ही शाहिद की सोल स्पिरिट उनके ऊपर दिखाई देती है जो बिल्कुल काले रंग की थी। उस सोल स्पिरिट की ऑरा भी डरावनी थी। ये थी सोल स्पिरिट अबिसल ड्रैगन। अबिसल ड्रैगन एक मल्टी सिस्टम टाइप सोल स्पिरिट ही थी, लेकिन ये गोल्डन डिवाइन ड्रैगन जितनी ताकतवर भी नहीं थी। इस सोल स्पिरिट के पास माइंड कंट्रोल करने की ताकत होती है जिससे किसी भी सोल मास्टर की कल्टीवेशन को खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि क्यों सोल मास्टर हॉल शाहिद के सामने हारवा आना गया था और कभी ल्यूटेन बी पर क्यों नहीं आते थे। अबिसल ड्रैगन सिर्फ माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बल्कि उन सोल स्पिरिट को जिनको इस सोल स्पिरिट ने बर्बाद किया है उनसे अपने पुराने सोल रिंग को भी ताकतवर बनाता है। अभी शाहिद की सभी सोल रिंग भी दिव्य सोल रिंग बन चुकी थी, लेकिन शाहिद ने अपनी सोल स्पिरिट को वापस भेज दिया और शांत होकर राहुल को देखने लग गए। वही राहुल की घीघी बंध चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने कोई शैतान देख लिया हो। यहां तक उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो कभी भी पैंट में पेशाब कर देगा। तभी शाहिद उसको परेशान करने के मूड से हंसने लगता है और अपने चेहरे को ऐसे दिखाता है जैसे वह कोई शैतान हो। शाहिद हा हा हा। इस हंसी के बाद जो कसर बाकी थी वह भी पूरी हो गई। राहुल ने वही खड़े खड़े पैंट में ही पेशाब कर दिया, जिसको देखकर वहां के सभी स्टूडेंट मुंह दबाकर हंस रहे थे। थोड़ी देर के बाद राहुल को होश आता है, लेकिन अब पछताए होठ क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल पूरी तरह शर्म महसूस कर रहा था। तभी शाहिद ने जोर से हंसते हुए बोला, शाहिद, हा हा हा। क्या टीचर राहुल, आपको खुद को और मजबूत करना होगा। इतना कमजोर दिल से आप कब तक इस एकेडमी के स्टूडेंट को कैसे सुरक्षित रखेंगे? मैंने बस आपके दिल की मजबूती को चेक करने के लिए ऐसा किया है। इसके बाद शाहिद ने अपने सोल वेपन से एक हवा का झोंका राहुल की तरफ मारा, जिससे उनकी गीली पैंट पहले जैसी हो जाती है। उसके गीले पैंट में अब कोई बदबू नहीं आ रही थी। जब सब ठीक हो चुका था तब राहुल बोलता है, राहुल ग्रैंड सोल मास्टर शाहिद, अगर आप ऐसे डराएंगे तो मुझे तो डर लगेगा ही। मुझे पता भी नहीं था कि आपकी सोल स्पिरिट इतनी खतरनाक अबिसल ड्रैगन होगी, तो मैं आपके पास आता ही नहीं। शाहिद, खैर अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अब तक सभी बच्चों ने तुम्हें देख लिया होगा।
चलो चलते हैं जहां फ्रेंडली बैटल हो रहा है, मुझे भी देखना है कि मेरा भतीजा कैसे बैटल करता है। शाहिद के फिर से उसको चिढ़ाने की बात से राहुल गुस्सा तो था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। राहुल खुद शाहिद से पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि वह भी ग्रैंड सोल मास्टर था। अगर दोनों के बीच लड़ाई होती है तो हारेगा राहुल ही। अब दोनों ने बिना बात किए सीधा बैटल ग्राउंड में जाने का सोचा। वहां राहुल को पहुंचने में देरी हो चुकी थी तो वही राशिद अपने चाचा को देखकर खुश हो रहा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 51 राउंड 2। राहुल, अब तुम लोगों का 1 घंटा खत्म हो चुका है तो बैटल को दोबारा से शुरू कर दो। राशिद को इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि टीम ब्लू के पास 2 डिफेंस टाइप सोल मास्टर हो चुके हैं, तो मैं आरव को भी टीम ब्लू में जाता हूं और मेंटल अटैक वाली रवीना को टीम रेड में भेजता हूं। अब बिना कोई देरी किए बैटल शुरू किया जाए। इसके बाद सभी फिर से ग्राउंड में आ जाते हैं क्योंकि रवीना की मेंटल अटैक टाइप की सोल स्पिरिट थी तो वह कोई सी भी सोल स्पिरिट का रूप ले सकती है। आरव की भी पावर अटैक सोल स्पिरिट थी तो उसको भी ज्यादा से हमले करने थे। अगर देखा जाए तो टीम ब्लू ज्यादा ताकतवर थी, उनके पास 2 डिफेंस और हैवी अटैक टाइप सोल मास्टर थी, वही टीम रेड के पास सिर्फ एक ही पावर अटैक टाइप सोल मास्टर था। उल्टा रवीना की सोल स्पिरिट के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर मैच शुरू होता है। इस बार टीम ब्लू ने हमला शुरू किया। सोल स्पिरिट वायलेंट बियर अवतार मनोज के इस स्किल ने सभी सोल मास्टर को अलग से पावर बूस्ट दे दिया था। अब वह हमला आराम से कर सकते थे। तभी सहाना आगे हमला करने के लिए बढ़ती है। सोल स्पिरिट स्टॉर्म बियर रख लो। इसके बाद सहाना के पीछे एक बड़ा सा भालू आ जाता है जो सीधा हमला राशिद पर करने चली जाती है। तभी रवीना अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल करती है। सोल स्पिरिट गोल्डन लिजर्ड सोल स्पिरिट क्लोन। इसके बाद रवीना ने सहाना की जैसी एक सोल स्पिरिट बना दी जिसने सहाना के स्किल को नाकाम कर दिया। एक हमले से ही दोनों सोल स्पिरिट वहां से गायब हो गई। सोल स्पिरिट बैटल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट। ये हमला विपिन ने कर छोटी ईया इस तलवार ने सीधा ही वायलेंट बियर की गर्दन की ओर बढ़ गया जिससे उस भालू का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो भी पावर बूस्ट दी सब खत्म हो जाता है। तभी विनोद जो पीछे शांति से खड़ा था उसने अब अपनी सोल स्पिरिट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 5 फ्लोर टावर और 1 सोल बूस्ट। इसके बाद टीम ब्लू के सभी मेंबर को बूस्ट फिर से मिल जाता है। सोल स्पिरिट ब्लाजिंग लांस स्टॉर्म ऑफ स्पीयर्स। इसके बाद हवा में खुद सारे भाले दिखाई देते हैं जिसका निशाना राशिद और प्रिया थे। सोल स्पिरिट लाइटनिंग लेपर्ड फ्लैश सटेप। इसके बाद राज तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। सोल स्पिरिट लाइटनिंग लेपर्ड स्लैश। इस एक ही हमले से विनोद ग्राउंड से बाहर चला जाता है, लेकिन मौका देखकर विनोद ने हमला सीधा राशिद की तरफ किया। अब राशिद हार सकता था क्योंकि उनके टीम में कोई भी डिफेंस सोल स्पिरिट नहीं थी। सभी लोग सोच रहे थे कि राशिद अब बाहर, लेकिन तभी सोल स्पिरिट अर्थ एलिमेंट अर्थ वॉल्स। इसके बाद राशिद के सामने एक बड़ी सी चट्टान आ जाती है जिसने उन सभी भालों को वहीं रोक दिया। सोल स्पिरिट विंड एलिमेंट विंड ब्लास्ट। इसके बाद एक हवा का झोंका आ जा सकता है। धीरे धीरे 5 हवा के 5 गोले टीम ब्लू के ऊपर आ जाता है और फटने लग जाते हैं। इसके बाद राशिद ने अपनी दूसरी स्किल भी चल दी। सोल स्पिरिट फायर एलिमेंट इन्फर्नल ब्लेज। सोल स्पिरिट लाइट एलिमेंट लाइट ऑफ इंडिया हेवन। इस रोशनी से वहां के सभी लोगों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। सोल स्पिरिट आइस लोड्स पेटल स्टॉर्म। यह आखिरी हमला किया था आरव ने शुरू से हमला नहीं किया था ताकि उसको मौका मिल सके राशिद पर हमला करने का, लेकिन आरव भूल गया था कि उसके आसपास दूसरे सोल मास्टर भी थे जो राशिद के आसपास घूम रहे थे। 5 एलिमेंट फीनिक्स फ्यूजन स्किल जियो ब्लास्ट। ये स्किल अब प्रिया ने चली थी, उसने 5 एलिमेंट को इस्तेमाल करने वाली स्किल थी। इस स्किल से कोई भी सोल मास्टर जिसके पास 5 एलिमेंट हो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। प्रिया की इस स्किल से सहाना को कुछ समझने का मौका नहीं दिया। सोल स्पिरिट बैटल स्वॉर्ड हैवी कटिंग स्वॉर्ड। अब विपिन ने अपना आखिरी हमला कर दिया था और वह भी ग्राउंड से बाहर हो चुका था। धीरे धीरे टीम रेड के सभी मेंबर बाहर होते गए, सिर्फ राशिद और प्रिया ही बचे रह गए। राशिद अब फंस चुका था, उसको अब प्रिया को भी इन लोगों से बचाना होगा। राशिद अब धीरे धीरे हर तरफ घिरता जा रहा था। अब राशिद के पास कोई मौका नहीं था, उसने अपनी ब्लड लाइन स्किल का इस्तेमाल करने के सिवाय। ब्लड लाइन स्किल एक्टिवेट। अब राशिद ने अपनी ब्लड लाइन स्किल की सोल रिंग बाहर दिखाई। 2 सोल रिंग जिनमें कोई रंग या डिजाइन नहीं था, सिर्फ एक तरह की ऑरा से भरी हुई थी। सहाना क्या ब्लड लाइन स्किल और सोल रिंग है? बिना रंग वाली सोल रिंग। ये लड़का शैतान है।
सभी लोग जल्दी से इसको ग्राउंड से बाहर करो, इसके पास ब्लड लाइन स्किल है, जल्दी। ब्लड लाइन स्किल ड्रैगन क्लॉ। इसके बाद राशिद के हाथे का पंजे में बदल गया और उसने सीधा हमला कर दिया। टाइटन आर्मर एंड ब्लैक टर्टल कंबाइंड सोल स्किल एब्सोल्यूट डिफेंस। ये थी कंबाइंड सोल स्किल जो पूरी तरह से डिफेंस करती थी, ऐसी स्किल जिसको कोई भी भेद नहीं सकता था शायद। अगर राशिद ने इस डिफेंस को तोड़ दिया तो ये युद्ध टीम रेड ही जीतेगी। तभी राशिद ने सीधा अपने पंजे से हमला किया और वह डिफेंस स्किल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। दोनों डिफेंस टाइप सोल मास्टर बाहर हो चुके थे। अब बची थी सिर्फ दोनों हैवी अटैक टाइप सोल मास्टर, जिसको शायद राशिद न भेद पाए, जो थी मैन बैटल स्क्वाड की हैवी अटैक सोल मास्टर सहाना। लेकिन राशिद अभी भी मुस्कुरा रहा था। सोल स्पिरिट फायर एलिमेंट फ्लेम ऑफ एक्सप्लोजन। ये थी फायर एलिमेंट की खतरनाक स्किल जो सिर्फ धमाका करती है। ये धमाके भी साधारण नहीं होते हैं, ये हमले सोल पावर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब सहाना के पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, वरना वह अपाहिज भी हो सकती थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 52 डेंजरस इन्फॉर्मेशन। सहाना जानबूझकर हार मान लेती है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसके साथ के सभी मेंबर को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती थी। यहां तक आरव भी और हमले करने की हालत में नहीं था, सभी ने अपनी सोल पावर को खत्म कर दिया था। वहीं पीछे राशिद के चाचा शाहिद बेहद खुश थे। उनका भतीजा अब बेहद ताकतवर हो चुका था, अब उसको उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। कुछ देर के बाद शाहिद वहां से चले जाते हैं और ग्राउंड पर थे बैटल स्क्वाड के मैन और रिजर्व प्लेयर। राहुल, तुम सभी लोगों ने इस दूसरे बैटल में बहुत मेहनत करी है, यहां तक कि सभी ने अपनी सोल पावर को भी खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सोल रिंग के लिए जगह बना ली होगी। आज आप सभी लोग आराम कीजिए। अगले दिन सुबह रिजर्व और मैन टीम कंपटीशन जोन में जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, सभी अपने सोल पावर को कल बाहर जाने तक के लिए बचाएं, क्योंकि इस यात्रा में सभी को काफी सारी सोल पावर खर्च करना पड़ सकता है। सके बाद टीचर राहुल वहां से शाहिद के साथ चले जाते हैं। उन्होंने उस नकली महिमा को पकड़ लिया। उसको पकड़कर दोनों सीधा हेडमास्टर के रूम में उसको लेकर जाते हैं। वहां जो लड़की महिमा के रूप में थी वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। हेडमास्टर, अब तुम्हें अपनी सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सच सामने आ चुका है। इतना सुनकर उस भेरूपिये ने अपना असली रूप सबके सामने ला दिया। उसकी शक्ल देखकर हेडमास्टर भी चौंक गए थे। हेडमास्टर, रश्मि, मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो सोल मास्टर हॉल से जुड़ गई हो। इस पर रश्मि ने कोई जवाब दिया। उसका मकसद राशिद को ढूंढकर अपने गुट में शामिल करना था। जब हेडमास्टर को कोई जवाब नहीं मिला तो वह मारने के लिए आगे बढ़ने लग गए। अभी हेडमास्टर कुछ करते तभी शाहिद ने रश्मि के पीछे एक बेल को बाहर निकाल के फेंक दिया। उस बेल के निकलते ही रश्मि होश में आ जाती है और अपने सामने हेडमास्टर को देखती है। रश्मि, हेडमास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने काम को सही से नहीं कर पाए और उनके गुलाम के जैसी बनकर रह गई। हेडमास्टर, कोई बात नहीं, बस तुम सुरक्षित हो इतना काफी है। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा किया। रश्मि, जी हेडमास्टर, मैंने पता किया है कि इनका क्या मकसद है और उनके पास आगे की क्या योजना है। प्लेनेट पृथ्वी बहुत ही जल्द खतरे में है। हेडमास्टर, पर प्लेनेट पृथ्वी खत्म होने वाली है, तुम होश में तो हो? अगर ये ताकत सोल मास्टर हॉल को मिल गई तो यहाँ के सभी सोल बीस्ट खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, या शायद ये प्लेनेट ही बचे। अगर कोई किसी पर प्लेनेट के कोर के साथ कुछ करने लग जाए तो उसका खामियाजा उस प्लेनेट पर रहने वाले सभी जीव भुगतने लग जाएंगे। ठीक है रश्मि, अब तुम वापस जा सकती हो। हेडमास्टर का इशारा मिलते ही रश्मि वहां से चली जाती है और वहां रह जाते हैं शाहिद और हेडमास्टर। हेडमास्टर कुछ सोच रहे थे और कुछ देर के बाद शाहिद से बोले, हेडमास्टर, शाहिद, जैसा रश्मि ने बताया है, अगर उनको पृथ्वी के कोर को काबू करने की बात है तो ये गंभीर समस्या है। शाहिद, पिताजी, इस पर वो लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने आखिरी बार सोल मास्टर हॉल पर हमला किया था उस वक्त मैंने उनके इस प्लान के सभी दस्तावेज को जला डाला था। अगर यह फिर से उसी पर काम करते हैं तो प्लेनेट पृथ्वी का भविष्य खतरे में। हेडमास्टर, शाहिद, तुम सही कह रहे हो, किसी प्लेनेट को अपनी मर्जी के हिसाब से काबू करना खतरा बन सकता है। अगर प्लेनेट नहीं घूमते हैं तो इनके चुंबकीय शक्ति कमजोर हो सकती है और इस प्लेनेट पर भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो शाहिद। शाहिद के जाने के बाद हेडमास्टर अभी भी सोच रहे थे कि अगर कहीं यह बात सच हुई तो पृथ्वी सही में खतरे में है। उधर हेडमास्टर इस बात से चिंतित है तो वही राशिद के रूम में अलग तरह का सीरियल चल रहा था। प्रिया अब कुराशिना के आने से बहुत नाराज थी, लेकिन कुराशिना उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। प्रिया, राशिद,
तुम आखिरी बार सोच लो का। छोटी ई, तुम्हें कौन चाहिए, मैं या ये कुराशिना? मुझे सोनाली के यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी टीचर है, इससे तुम अपना प्यार और जाहिर नहीं कर सकते हो। कुराशिना, प्रिया मुझे माफ करना, लेकिन राशिद मेरा भी मंगेतर है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? यहाँ एक से ज्यादा शादी नॉर्मल है, तो तुम्हें भी इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। प्रिया ये सुनकर अचंभित हो गई कि कुराशिना सको अपनी बहन की तरह देखती है, तो उसके दिल से उसके लिए नफरत खत्म हो चुकी थी। इसके बाद दोनों ने ही खुद एक दूसरे को किस कर लिया। एक बार को तो राशिद भी हैरान रह गया, वह मन मन में सोच रहा था, राशिद मेरे पर आशा बहुत से मंगेतर हो चुके हैं, अब एक और आ गई तो मैं इनको संभाल भी नहीं पाऊंगा। अब चलो खुद को ऐसा दिखाओ कि मुझे इन दोनों के लड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना सोचकर राशिद वहां से अलग चला जाता है और एक का मरे में अकेले शांति से अपनी ध्यान में मिली हो गया। अब राशिद को अपने डार्क और प्लांट एलिमेंट के लिए सोल रिंग लेनी है। उसकी 5वीं सोल के लिए उन दोनों सोल रिंग में एक खाली जगह बन चुकी थी। अब राशिद वापस आ जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। राशिद के सो जाने के बाद उसके सभी मंगेतर भी उसके पास आकर सो जाते हैं। सभी मंगेतर के पास होने पर भी उन सभी लड़कियों में आपसी झगड़े नहीं थे। अब ज्यादा कोई देरी किए उन सभी की आंखें लग जाती हैं और फौरन सो जाती हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 53 जर्नी प्रिपरेशन। अगले दिन सभी बैटल स्क्वाड के मेंबर को अब कंपटीशन के एरिया में जाना था। तभी राशिद के साथ उसके सभी मंगेतर भी आ जाते हैं, क्योंकि वह राशिद के करीबी थे तो उन सभी को इजाजत थी। राहुल, क्या तुम सभी तैयार हो? क्योंकि अब तक छोटे उम्र लोग इस एकेडमी के बाहर जाने वाले हो, जो बहरहाल तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक तुम सभी लोग रैंक 7 के सोल मास्टर नहीं बन जाते। मुझे ये भी इशारा मिल रहा है कि किसी ने एक रात में ही रैंक 5 के लेवल को पाला। छोटी यह है, इसका मतलब है तो उसको मुझे एक सोल रिंग देनी होगी इस यात्रा में। जल्दी बताओ किसने रैंक 5 पर अभी प्रवेश किया है? तो राशिद बिना कोई हिचकिचाहट किए सीधा राहुल के सामने खड़ा हो गया था। राशिद जी टीच मैंने कल रात ही अपने डार्क और प्लांट एलिमेंट के 5वें लेवल पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे दोनों एलिमेंट में एक सोल रिंग चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरी सोल स्पिरिट बड़े लेवल की सोल रिंग लेती है। अगर मैं कोई छोटी लेवल की सोल रिंग लेता हूं तो वो सोल रिंग ही नष्ट हो जाती है। फिर राहुल इस बारे में सोच रहा था कि कहां से राशिद के लिए उसके हिसाब से सोल रिंग मिल सके, लेकिन मिलियन साल की कल्टीवेशन वाला सोल बी स्टा मिलना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ सोल बीस्ट से आती थी। ऊपर से राशिद की सोल स्पिरिट भी कोई साधारण सोल स्पिरिट नहीं थी। राशिद की सोल स्पिरिट एक दिव्य सोल स्पिरिट थी। राहुल, मैं समझ गया हूं, लेकिन तुम्हारे इस सोल रिंग के लिए मुझे समय चाहिए। उस सोल बीस्ट को ढूंढना होगा जो तुम्हारे काम आ सके, इसमें वक्त लग सकता है। इतने बड़े लेवल की सोल रिंग किसी नॉर्मल सोल बीस्ट के पास नहीं मिलती है। राशिद समझ चुका था, उसको अब किसी ऐसे सोल बीस्ट को ढूंढना होगा जो अपने कल्टीवेशन के आखिरी लेवल तक पहुंच चुका हो, यानी कि जो खुद को किसी दूसरे सोल बीस्ट में बदल सकता हो। राशिद की अब सभी 5वीं सोल रिंग कम से कम 50,000 साल की होनी चाहिए, तभी उसकी कल्टीवेशन सही होगी। तभी कुराशिना राशिद के पास धीमे कदमों से आकर उसके कान में बोलने लगती है, कुराशिना तुम किधर खो गए? हमें अब जाना है कंपटीशन के लिए, अब देरी मत करो और मुझे लेकर चलो अपने साथ। तभी पीछे से प्रिया, रवीना, सुचित्रा और कल्याणी भी सोनली के साथ आ जाती हैं। वह भी राशिद के साथ जाने के लिए जिद कर रहे थे। सबसे ज्यादा जिद तो प्रिया और कुराशिना ही कर रहे थे। तभी पीछे से देविका और वीर आते हुए दिखाई देते हैं। जब उन्होंने दूर से ये सब देखा तो देविका आगे जल्दी ही पहुंच गई और राशिद को पीछे करते हुए बोलने लगी, देविका, राशिद, ये सभी तुम्हारी होने वाली पत्नी छोटी ईया है, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। तुम्हारी सोल स्पिरिट एक ड्रैगन सोल स्पिरिट है जो बहुत ही कम सोल पावर का इस्तेमाल करती है, तो तुम इनको ले जा सकते हो। और हाँ, यह मैं तुम्हें एक नक्शा देती हूँ, इसकी मदद से तुम मिलिट्री पोस्ट पर पहुंचना, वहीं से हम स्टेडियम जाएंगे। इसके बाद वीर और देविका ने बिना कोई देरी किए वहां से जाना शुरू कर दिया। जब देविका अपनी सोल स्पिरिट बुलाती है तो वो नारंगी रंग की जगह के नीले रंग की सोल स्पिरिट थी, जिसको देखकर राशिद समझ गया कि उसकी मां भी कोई साधारण सोल मास्टर नहीं है। उसकी मां की सोल स्पिरिट सुचित्रा के सोल स्पिरिट से ज्यादा गर्म ऊर्जा छोड़ रही थी। दोनों थी ज्वलंत निक्स सोल स्पिरिट ही, लेकिन उसकी मां अलग लेवल पर थी। अब राशिद ने भी बिना कोई देरी किए अपनी सोल स्पिरिट बुलाए और सामने एक सुनहरी रंग का ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ राशिद के सामने बैठ गया। अब राशिद के सोल
स्पिरिट में सुनहरे पैटर्न आ चुके थे, जिसका मतलब था कि राशिद की ब्लड लाइन अब पहले से ज्यादा शुद्ध हो चुकी थी। राशिद सबसे पहले सोनाली और रवीना को ड्रैगन पर बिठा देता है क्योंकि दोनों के पास उड़ने वाली सोल स्पिरिट नहीं थी। अब राशिद ने अपने बाकी के मंगेतर को भी साथ लिया और चल दिया। नक्शे में देखने के बाद राशिद ने उड़ान भर दी और एकेडमी से बाहर निकल दिया। अब राशिद के ड्रैगन को देखकर सभी लोग सोच रहे थे कि असली ड्रैगन उनके ऊपर से जा रहा था। थोड़ी देर के बाद राशिद ने जंगल में कदम रख दिया, जहां उसका सामना सोल बीस्ट से भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 1 घंटे के बाद राशिद और उसके सभी मंगेतर मिलिट्री बड़ी ई पोस्ट के बाहर खड़े थे। सबसे पहले वही पहुंचे थे, इसका कारण राशिद की विंड एलिमेंट था। उसको बाहर ही उसकी मां दिखाई दे जाती है और टीचर राहुल भी। राहुल, राशिद, तुम्हारी सोल स्पिरिट सिर्फ ताकतवर ही न बड़ी ही बल्कि तेज भी है। ओह, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी सोल स्पिरिट तो मल्टी सिस्टम की सोल स्पिरिट है। इस पर देविका ने उसके सिर पर एक टिप्पणी मार दी और कहा, देविका तुम पागल हो क्या? याद नहीं है कि हेडमास्टर ने क्या कहा था राशिद के सोल स्पिरिट के बारे में जितने कम लोगों को पता चले। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने देविका से माफी मांगी, लेकिन राहुल ने गलती कर दी थी। वही खड़े एक आदमी के कान में राहुल की बात जा चुकी थी। उसने बिना कोई देरी किए सीधा मिलिट्री पोस्ट के हेड के पास ये बात पहुंचा दी। हेड उसकी बात को अच्छे से समझ जाता है और कुछ नहीं बोलता है, बल्कि उसके दिल में जलन होती है क्योंकि छोटी ही वो भी रघुनाथ कबीले से था। वह आदमी था वीर का अपना सगा भाई नवीन। नवीन ने रघुनाथ कबीला बहुत पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उसकी सोल स्पिरिट एक ड्रैगन न होकर सांप की थी। वीर अपने भाई को उसके कबीले का लीडर बनाना चाहता था, लेकिन नवीन को यह मंजूर नहीं था। उसका सपना भी एक सोल मास्टर बनना था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 54 नाइट इन मिलिट्री पोस्ट। नवीन बहुत लंबे समय तक छिपा हुआ था। उसने खुद को सामने नहीं रखा था। जब भी नवीन सामने आता तो हमेशा अपना मुंह मास्क से ढक कर आता था। उधर दूसरी तरफ सभी बैटल स्क्वाड के मेंबर आ चुके थे। वो सभी बेहद थक चुके थे क्योंकि अपने सोल स्पिरिट को इतनी देर तक बाहर बुलाने से उनकी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। राशिद को भी थकान महसूस हो रही थी, तो वो भी बिना कुछ बोले खड़ा रहता है। तभी एक सिपाही बाहर आता है जो उन सभी को मिलिट्री पोस्ट के अंदर ले जाता है और बोलता है, माफ कीजिए लेकिन हमारे पास कमरों की कमी है, तो आप सभी को एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे आप 20 से लोग हैं तो मैं आपके लिए 15 कमरों का इंतजाम कर सकता हूं। उनमें से एक कमरा सबसे बड़ा है जहां सभी लड़कियां रह सकती हैं। बाकी के लड़के अलग रह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि कोई लड़का यहां अपनी मंगेतर के साथ आया है, तो मैं उसको सबसे बड़ा कमरा देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर राशिद के सभी मंगेतर की आंखें चमक उठी थी। वह इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वहां हाल सिर्फ उन लड़कियों का भी नहीं बल्कि समायरा और सहाना की भी आंखें चमक रही थी। उन दोनों के दिमाग में कुछ खुराफाती योजना चल रही थी। दोनों लड़कियां भी अब राशिद को फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको भी मौका मिल सके राशिद की पत्नियां बनने का, क्योंकि उनका होने वाला राशिद से भी ज्यादा मजबूत पैदा हो सकता था। वह दोनों आगे कुछ बोलने ही वाले थे, तभी राशिद की मां देविका बोल पड़ती है, देविका आप राशिद को वो बड़ा कमरा दे सकते हैं, लेकिन मुझे भी उस कमरे में जगह चाहिए, ठीक है? इसके बाद छोटी ईका ने एक स्किल उस सिपाही के ऊपर चला दिया, जिसके बाद वो सिपाही सीधा देविका की हर बात मानने लग जाता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट यहां तक कि टीचर भी देविका से दूरी बना लेते हैं। असल में ये स्किल एक मोहज आला की स्किल थी जो सिर्फ लड़कियां ही कम उम्र में सीख सकते हैं। देविका की इस स्किल को देखकर राशिद के आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगा कि वह भी उस स्किल को सीख सकता है। राशिद, माँ, मुझे ये स्किल सीखनी है, क्या आप मुझे सिखाएंगे ये स्किल? इतना सुनकर वहां के सभी लोग हंसने लग जाते हैं, यहां तक देविका भी हंस पड़ती है। देविका, बेटा ये स्किल सिर्फ लड़कियां सीख सकती हैं, जो कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है, और तुम्हें तो किसी को भी अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सभी खुद चलकर आते जाएंगे। राशिद खुद को शर्मिंदा महसूस करता है और वही चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी समायरा और सहाना दोनों एक साथ बोलते हैं, उन्होंने आसपास देखा भी नहीं, हमें भी बड़े कमरे में जगह चाहिए। इतना बोलकर उन दोनों को अकल आती है कि वह क्या बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सभी नजरअंदाज कर देते हैं। आज दोनों ही बेइज्जत होने से बच जाते हैं। उनकी बात को वह सिपाही समझ जाता है और उनकी तरफ हमें इशारा करता है। अब उनको रात को अपना दूसरा काम करना था ताकि वह राशिद को फंसा सके। उसी रात को समायरा और सहाना जानबूझकर देर से आए थे और खुद को ऐसे दिखा रहे थे जैसे वह नशे में हो।
दोनों की नशा बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, बस उन दोनों ने इतनी शराब पी रखी थी ताकि उनके पास से तेज शराब की बदबू आए। दोनों ने कमरे में घुसते ही लड़खड़ाने का ना टक करते हुए राशिद की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों राशिद तक पहुंच पाते उससे पहले ही प्रिया और रवीना सामने आ जाती हैं। कुराशिना अकेडमी के काम से वापस चली गई थी तो वो अगले सुबह फिर से आ जाएगी। प्रिया सीन छोटी ये आप दोनों यहाँ कैसे? आपको तो अलग कमरा मिलना चाहिए था। प्रिया की बात सुनकर दोनों हड़बड़ा गए थे, फिर जैसे तैसे खुद को संभालकर समायरा बोली, समायरा हमारे लिए कमरा कम पड़ गया था तो उस सिपाही ने भी हमें इधर भेज दिया था, हमें पता भी नहीं था कि हम सही कमरे में आए हैं या नहीं। समायरा की बात सुनकर प्रिया को दाल में कुछ काला लगता है, फिर भी दोनों को वह कुछ नहीं बोलती है। प्रिया तो इसका मतलब वह दोनों बेड जो कमरे के कोने में है वह आपके ही है, आप गलत दिशा में जा रहे थे। इतना सुनकर दोनों ने प्रिया को शुक्रिया कह दिया और अपने बेड पर चले जाते हैं और ऐसा बहाना करते हैं कि दोनों सो गए हो। वही दोनों चादर से बाहर आंखें बाहर निकालकर राशिद की तरफ देखने लगते हैं। वह दोनों देखते हैं कि राशिद एक लड़की के साथ बैठा हुआ था जो राशिद के सीने से सिर लगाए थी। उसकी आंखों और बाल भी सफेद थे और वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मानो जैसे कोई बर्फ की देवी हो। ये लड़की कल्याणी थी जिसकी सोल स्पिरिट अब इवोल्व हो रही थी। इस इवोल्यूशन से कल्याणी और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। अब कल्याणी भी प्रिया और कुराशिना से कम नहीं लग रही थी। कल्याणी की सोल स्पिरिट के इवॉल्व होने का असली कारण राशिद के आसपास होने से है। जब राशिद की सोल स्पिरिट इवॉल्व हुई थी तभी कल्याणी राशिद के करीब आ चुकी थी, इसलिए ही आज कल्याणी की सोल स्पिरिट भी और इवॉल्व हो चुकी थी। कल्याणी की सोल स्पिरिट आइस फिनिक्स से गॉड आइस फिनिक्स बन चुकी थी। उसके सोल स्पिरिट की सोल रिंग भी अब बर्फ की तरह बन जाती है जैसे राशिद की थी। ये सब देखकर सहाना और समायरा की घिघी बम ध जाती हैं। अगली बारी रवीना की थी। उसकी सोल स्पिरिट भी राशिद के पास आ जाने से इवॉल्व होने लगती है और इवॉल्व होकर गोल्डन ड्रैगन लिजर्ड बन जाती है। अब प्रिया की सोल स्पिरिट आती है। उसकी सोल स्पिरिट पांच तत्वों वाले फिनिक्स से बदलने लग जाती है। अब उसकी सोल स्पिरिट अलग ही तरह की सोल स्पिरिट बन जाती है जो एक मोर जैसी दिखने में लगती है। उस सोल स्पिरिट को देखकर समायरा और सहाना दोनों चुप नहीं रह पाते और बोल पड़ते हैं, स्वर्गीय पंचम मोर। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 55 पीकॉक प्लान एंड इमॉर्टलाइज्ड फीनिक्स प्लान। भी लोग सीधा समायरा और सहाना की तरफ घूर कर देखने लगे। उन्हें कैसे पता चला कि यह स्वर्गीय पंचम मोर की सोल स्पिरिट है और इसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ सोचने के बाद प्रिया ने खुद ही पूछने का निर्णय किया। प्रिया सीनियर, आप कह रहे थे कि मेरी सोल स्पिरिट एक दिव्य पंचम मोर है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि यह किस कबीले से है? समायरा और सहाना पहले तो झिझक रहे थे क्योंकि उनका काम राशिद को अपने प्रेम जाल में फंसाना था, लेकिन जब उन्होंने कल्याणी और प्रिया की सोल स्पिरिट देखी जो किसी बड़े इमोर्टल कबीले से नाता रखती थी तो दोनों ने ही अब राशिद को फंसाने की योजना को त्याग दिया। भविष्य में या तो राशिद उन कबीलों से जुड़ने वाला था या फिर उन दोनों कबीलों के हाथों मारा जाने वाला था। कुछ सोचने के बाद सहाना सब बता देती है। सहाना, सच बताए तो असल में हम भी नहीं पता कि तुम्हारी सोल स्पिरिट कहाँ से है, लेकिन हमने किताब में पढ़ा था दोनों सोल स्पिरिट के बारे में जो तुम्हें वही कंपटीशन एरिया के लाइब्रेरी में मिलेगी। प्रिया एक बार को असमंजस में पड़ गई। प्रिया, दो मगर मेरे पास तो सिर्फ एक ही सोल स्पिरिट है। सहाना, प्रिया सिर्फ तुम्हारी सोल स्पिरिट ही नहीं बल्कि कल्याणी की सोल स्पिरिट भी एक इमोर्टल कबीले से आती है जो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं। प्रिया, तुम्हारी सोल स्पिरिट पीकॉक इमॉर्टल प्लान से और कल्याणी की सोल स्पिरिट इमॉर्टलाइज्ड फीनिक्स प्लान से है। दोनों ही सोल स्पिरिट के कबीले पहले पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन अगर किसी कबीले में 3 से ज्यादा इमॉर्टल जो 60 से पहले इमॉर्टल लेवल पर पहुंच जाते है तो वह कबीला दूसरे डायमेंशन में भेज दिए जाते हैं। इतना सुनकर राशिद भी अब चुप नहीं रह सका। राशिद, अगर ये दोनों इमॉर्टल प्लान से है, इन्होंने इन दोनों का रिश्ता मुझसे क्यों किया है? ये भी आप बता सकते हैं सीनियर? अब इस बार समायरा पूछ बैठती है क्योंकि उसको लग रहा था कि राशिद भी शायद उसी इमॉर्टल कबीले से नाता रखता है जो इन सभी कबीलों में सबसे ऊपर है। समायरा, राशिद, तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो सबसे अलग है, जो इस दुनिया में केवल 5 लोगों के पास हो सकती है? हमें तुम बता सकते हो, मैं वादा करती हूं कि हम दोनों में से कोई बाहर नहीं बताएगा। राशिद जी सीनियर, मेरे पास एक यूनिक एलिमेंट एलिमेंट है जिससे मैं समय को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं। इसको मैंने सभी लोगों से छिपाया हुआ था। अब सहाना भी समझ चुकी थी कि राशिद भी कोई साधारण सोल मास्टर नहीं है, उसका नाता उसी इमॉर्टल कबीले से है जिसको शायद ही कोई कबीला हरा पाए।
सहाना टाइम एलिमेंट तो मतलब तुम भी उसी कबीले से नाता रखते हो जिसके पास टाइम एलिमेंट की ताकत होती है। इस कबीले को कोई भी कबीला हरा नहीं सकता है, चाहे उस डायमेंशन का ये सभी कबीले भी मिलकर हमला कर दे। तुम उस कबीले से नाता हो जिसका नाम इमोर्टल ड्रैगन क्लैन है। ये सोल मास्टर का ऐसा कबीला है जिसमें सभी सोल स्पिरिट ड्रैगन टाइप की है। सबसे ताकतवर सोल मास्टर के सोल स्पिरिट मल्टी टाइप के है। अब राशिद को समझ आया कि क्यों उसका अपना कबीला नहीं था और सिर्फ उसके दादा, चाचा और पिता ही इस दुनिया में थे। उनका मकसद ये था कि राशिद को एक ताकतवर सोल मास्टर बनाना और इमोर्टल ड्रैगन सीएल एम का अगला लीडर बनाना था जो उस कबीले को आगे बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ उनके कमरे में एक साया अंधेरे में उनकी बात सुन रहा था, जिसको राशिद भाप जाता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। राशिद कौन है वहां? अंधेरे में सामने आ जाओ, नहीं तो मैं हमला करने के देरी नहीं करूंगा। तभी एक महिला वहां अंधेरे से बाहर आती है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। जब वह अंधेरे में थी तो ज्यादा लंबी नहीं दिख रही थी, लेकिन जब वह सामने आती है तो उसकी लंबाई करीब 7 फीट दिखाई दे रही थी। उसने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया और बेहद खूबसूरत महिला दिखाई देती है। सुनहरी आंखें, बाल भी सुनहरे, चेहरे पर ऐसा नूर जिसको देख के कोई भी इंसान तक शर्मा आए। जब उसने अपने काले कपड़े हटाए तो वह अपने सुनहरे पोशाक जिसमें सोने जड़े हुए थे उसमें आ जाती है और राशिद के सामने आकर झुक जाती है। छोटे मालिक राशिद, हमने यह बात बहुत समय से छिपाई हुई थी, लेकिन इन दोनों को इसके बारे में पता लग गया था। हम आपको इस राज के बारे में पता नहीं लगने देना चाहते थे, तो इसके लिए मैं हमेशा छिपकर आपकी मदद करती थी ताकि आप जल्दी से इमोर्टल लेवल पर पहुंच सके। हमारे कबीले का एक नियम है जिसमें जो व्यक्ति कबीले का अगला लीडर बनेगा उसको इस साधारण दुनिया में खुद को साबित करना होगा और इमोर्टल लेवल पर पहुंचना होगा। जहां तक बात आपके मंगेतर की है तो ये सभी भी दूसरे डायमेंशन के इमोर्टल कबीले से है। इनको भी यह बात आपके अपने कबीले में वापस जाने के बाद पता चलती आपको और आपके मंगेतरों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मुझे इन दोनों की यादाश्त मिटानी होगी ताकि किसी और को पता न चले। इतना बोलकर उस महिला ने समायरा और सहाना के ऊपर अपनी सोल स्पिरिट को बुलाया। उस महिला की सोल स्पिरिट भी एक ड्रैगन जैसी थी, लेकिन वह किसी परछाई जैसी थी। तभी उस महिला ने स्किल कास्ट की, सोल स्पिरिट शैडो ड्रैगन एम इन कंट्रोल। इसके बाद वह महिला जैसे बोलती है वैसे ही दोनों करती हैं। तुम दोनों आज से भूल जाओगे कि राशिद कौन था और वह किस कबीले से नाता रखता है। आज से तुम दोनों राशिद में रुचि रखना खत्म कर दोगे। इतना सुनकर दोनों ने उस महिला की हाँ में हाँ मिला दी और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद वह महिला उन दोनों को उनके बेड पर लिटा देती है और सीधा राशिद के पास आ जाती है। राशिद के कान में कुछ बोलती है, छोटे मालिक, आपको आगे मुझसे कोई मदद चाहिए तो बस मेरा नाम अनुषा बोल दीजिएगा, मैं वही आपके सामने आ जाऊंगी। इसके बाद वह महिला वहां से गायब हो जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लीज एंडी ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 56 डिवाइन वेपन। वह महिला बिना किसी आवाज के वहां से चली जाती है और राशिद उसको जाते हुए देखता रह जाता है। वही प्रिया मुंह खोले राशिद और कल्याणी को देखती रहती हैं। तभी पीछे से रवीना आती है जो आधी नींद में बोलती है, रवीना सो जाओ, सभी बहुत रात हो चुकी है, सुबह हमें कंपटीशन में भी जाना है। रवीना की बात सुनकर राशिद, प्रिया और कल्याणी बिना कोई देरी किए सोने चले जाते हैं। राशिद तो बिस्तर पर गिरते सो गया था। अगली सुबह कुराशीना वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसके पीठ पर एक हड्डी बंधी हुई थी जो किसी जानवर के रीढ़ की हड्डी लग रही थी। वह हड्डी एक सुनहरी रंग से चमक रही थी। कुराशीना सीधा ही राशिद के कमरे की ओर बढ़ने लगती है। उसका मन आज बहुत खुश था। देविका ने कुराशीना को एक दिन राशिद के साथ समय बिताने का मौका दिया था, लेकिन ये राशिद के कंपटीशन जीतने के बाद फैसला होगा। कुराशीना राशिद को ढूंढ रही थी और बाथरूम में घुस जाती है जहां राशिद नहीं था। वही राशिद तो आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसको क्या फर्क पड़ रहा था। जब वह महिला वह से चली जाती है तो कल रात राशिद पूरी तरह ध्यान में विलीन हो जाता है, उसको समय का ध्यान नहीं रहता है। कल रात राशिद ने अपने ब्लड लाइन की तीसरी सोल रिंग के साथ साथ चौथी सोल रिंग भी अनलॉक कर ली थी। जब राशिद सोने जा रहा था तभी इस ड्रैगन की स्पिरिट ने उसको रोक लिया था। बाद में उस ड्रैगन ने उसको एक तरीका बताया जिसको उसके सीख लेने से राशिद खतरों से बच सकता था। सोल रिंग ट्रांसफर। इस स्किल से राशिद अपने छोटी भी सोल रिंग को किसी दूसरे एलिमेंट में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसके इस्तेमाल में राशिद की पूरी बॉडी की ताकत कुछ वक्त के लिए कमजोर हो सकती थी। ड्रैगन स्पिरिट ने यह भी कहा कि इस स्किल को सिर्फ मुझे सी में इस्तेमाल करना।
अगर यह स्किल किसी और को पता चलती है तो इस स्किल का गलत लोगों के हाथों लगना संभव है। राशिद इसी चक्कर में कल देर से उठा था। वही जब कुराशीना को राशिद कहीं नहीं मिला तो उसके बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है। उधर जब कुराशीना राशिद को सोते हुए देखती है तो गुस्सा हो जाती है। फिर कुराशीना ने सीधा पानी की बोतल सीधा राशिद के ऊपर उड़ल दी, जिससे राशिद एकदम ही उठकर बैठ गया और अपने सामने कुराशीना का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखा। कुराशीना बेहद गुस्से में लग रही थी। जैसे तैसे राशिद ने कुराशीना को शांत किया और उसके पीठ पर लगे हड्डी के बारे में पूछा। शांत होने के बाद कुराशीना बोलती है, कुराशीना, यह उस गोल्डन डिवाइन ड्रैगन सॉल बीस्ट की रीढ़ की हड्डी है जो एक ताकतवर हथियार बना सकती, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो, नहीं तो ये हथियार सिर्फ एक हड्डी ही दिखाई देती है। इसके बाद कुराशीना उस हड्डी को राशिद के सामने रख देती है और जैसा राशिद के पिता ने बताया था वैसे ही राशिद को हर तरीका बता रही थी। कुराशीना, पहले तुम्हें इस हड्डी को एक किसी हथियार के रूप में तराशना होगा। उसके बाद तुम्हें इस पर अपने खून की 5 बूंदें डालनी होगी ताकि इस तलवार को भी एक सॉल मिले जैसे तुम्हारे पास है। 5 खून की बूंदें तुम्हें ध्यान से 5 जगह इस हड्डी में डालनी होगी। धीरे धीरे ये हड्डी एक हथियार के रूप में बदल जाती है जो किसी लोहे से भी तेज और मजबूत दिखाई देती है। कुराशीना की बात सुनकर राशिद वैसे ही करने जा रहा था, तभी उसके मन वह ड्रैगन स्पिरिट बोला, ड्रैगन राशिद, तुम्हें इस हड्डी को तराशने की जरूरत नहीं है, बस इसमें अपने खून की बूंदें डाल दो। तुम्हारी खून की बूंदें इस हड्डी को हथियार बना देगी और यह हथियार किसी भी तरह के रूप में बदल सकती है। फिर ड्रैगन ने जिस जगह कहा वहां राशिद ने एक खरोच बनाए ताकि उसकी खून की बूंद उधर जा सके। अब राशिद ने अपने खून की बूंद उस हड्डी पर डाल दी थी। जैसे ही खून की बूंद उस तलवार पर पड़ी वैसे ही एक सुनहरी रोशनी उस कमरे में फैलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने पूरे मिलिट्री पोस्ट को ही अपनी रोशनी से जगमगा डाला। वही मिलिट्री ऑफिशियल को समझ आ चुका थी कि किसी दिव्य हथियार का जन्म हो रहा है। वह सभी ज्यादा देर रुक नहीं सके और सीधा ही राशिद के कमरे में बढ़ने लग गए। उन्हें ये हथियार हर हाल में चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये हथियार चाहिए, चाहे हमें इसको जबरदस्ती लेना पड़ जाए। यह एक दिव्य हथियार है जो पूरी दुनिया में करोड़ों में एक बार ही बनता है। इसके बाद सभी सिपाही बिना कोई देरी किए सीधा कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर सोनाली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उसने बाकी के लोगों को भी वहां बुला लिया था। उस सिपाही ने अंदर जाकर उस हथियार को देखा। वह हथियार सही में दिव्य हथियार ही था जो अभी तलवार के रूप में थी। उस तलवार के हैंडल पर ड्रैगन बना हुआ था। उस तलवार को देखकर सभी सिपाही उसकी दिव्यता को देखते रह गए। तभी उनमें से एक बोला, बच्चे चुपचाप ये हथियार हमें सौंप दो, नहीं तो हम जबरदस्ती छीन लेंगे। हम कोई युद्ध नहीं चाहते, इस तलवार के लिए यह अब इस सैनिक शिविर की अमानत है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसने उस तलवार की मांग की थी। उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा दे मारा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये हथियार दिव्य हथियार जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसे अपने खून से बनाया हो। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ ये तलवार गई तो ये सिर्फ साधारण तलवार ही रहेगी। ये तलवार जैसी आभा अभी छोड़ रही है तब ये बेकार की तलवार रहेगी। उस व्यक्ति ने बोला, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 57 10 हेडेड स्नेक। वह आदमी जिसने उन सिपाहियों को रोका था वह कोई और नहीं बल्कि नवीन था। नवीन को पता चला था अगर उसके किसी परिवार में छोटी ईसी की सॉल स्पिरिट शुदा हो तो वो उसकी सॉल स्पिरिट को इवोल्व कर सकती है। यही कारण था कि नवीन राशिद की मदद के लिए आया था। वही नवीन को देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। वही कमरे में सिर्फ राशिद और कुराशीना रह जाते हैं। नवीन, राशिद, तुम सीधा मेरे कमरे में आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेडमी के कंपटीशन का बैटल 4 दिन के बाद होगा क्योंकि एक व्यक्ति ने बैटल हॉल में नेक्रोमेंसी कर रखी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपनी 5वीं सॉल रिंग भी मिल सकती है क्योंकि नेक्रोमेंसी में जो सॉल बीस्ट आते हैं उनमें डार्क एलिमेंट होता है। उन सॉल बीस्ट की कल्टीवेशन भी 50,000 साल की होती है जिससे तुम अपने सॉल रिंग को भी भर सकते हो। सिर्फ डार्क ही नहीं, इसमें और भी सॉल बीस्ट होंगे जो तुम्हारे सभी 5वें सॉल रिंग को भर सकते हैं। इतना बोलकर नवीन वहां से चला जाता है और राशिद सोचता है कि क्यों उसको उस आदमी से अपने करीबी होने की आभा मिल रही थी। कुछ सोचने के बाद राशिद ने खाना खाया और सीधा नवीन के कमरे की चल दिया। नवीन का कमरा पहले मंजिल पर था। जब राशिद वहां पहुंचा तो उसको किसी ने बिना सवाल के अंदर जाने दिया। अंदर राशिद पहुंचा तो उसने देखा कि नवीन जमीन पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। जब नवीन को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई खड़ा है
फिर नवीन ने अपने ध्यान को तोड़ा तो देखा राशिद उसके सामने खड़ा था। नवीन, तो तुम आ गए मेरे कमरे में। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम मेरे सोल स्पिरिट को इवॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, नवीन रघुनाथ। राशिद, आप मेरे चाचा? शायद मेरे चाचा तो शाहिद जी हैं। तो आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। नवीन, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ जिसको तुम्हारे पिता कबीले का अगला लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लीडर नहीं बल्कि सोल मास्टर बनना था। तो राशिद, क्या तुम मेरी सोल स्पिरिट का इवॉल्व होने में मदद कर सकते हो? राशिद, तो मुझे क्या करना होगा आपके सोल स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए? नवीन, मुझे तुम्हारे खून को बूंदे चाहिए होंगी जिससे मेरे सोल स्पिरिट को ताकत मिल सके इवॉल्व होने के लिए। जैसा नवीन ने बोला राशिद ने वैसा ही किया। राशिद ने कुछ खून की बूंदें नवीन के हाथ, कपाल और पैर पर लगा दिए। लगाने के साथ ही नवीन को पूरी बॉडी कांपने लगी, जिसे देखकर राशिद दूर हो गया। इस तरीके से नवीन की सोल स्पिरिट म्यूटेट होने लग जाती है। नवीन की सोल स्पिरिट का आकार बढ़ने लग जाता है और उसके फन भी एक से ज्यादा होने लग जाते हैं। नवीन की सोल स्पिरिट अब 10 फन वाले नाग में बदल चुकी थी। अब नवीन की सोल स्पिरिट कंट्रोल सिस्टम से पावर अटैक सिस्टम में बदल चुकी थी। मेरे भतीजे राशिद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्द ही वीर और शाहिद से मिलने जाऊंगा। मेरी सोल स्पिरिट एक ड्रैगन टाइप तो नहीं है, लेकिन उनसे कमजोर भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे बाकी के सोल रिंग हासिल करने में मदद करता हूँ। आज रात तुम मेरे साथ चलना। नवीन, इतना बोलकर नवीन ने राशिद को वापस जाने का इशारा किया और रात को मिलिट्री पोस्ट से बाहर मिलने को कहा। रात होने के बाद राशिद बाहर आ जाता है। उसके सभी मंगेतर राशिद को ढूंढ रहे थे। तभी एक सिपाही बताते हैं कि राशिद मिलिट्री पोस्ट के हेड नवीन के साथ बाहर गया है, जो उसके चाचा थे। नवीन, तुमने अभी तक कितने सोल रिंग को हासिल किया है? मुझे ये सब जानना है। तो इस पर राशिद अपने सभी एलिमेंट की सोल रिंग दिखा देता है, जिसमें सिर्फ जहर एलिमेंट में 6 सोल रिंग थे। नवीन, तुम्हारे ये जहर एलिमेंट में छठी सोल रिंग किस सोल बीस्ट की है? ये अलग ही तरह की आभा छोड़ रही है। राशिद, चाचा जी, यह सोल रिंग 100,000,000 साल के सोल बीस्ट ब्लैक डेमन स्पाइडर एम्परर की है। उसने मुझे अपनी सोल रिंग दी थी। ये छोटे उनकर राशिद। नवीन हैरान होकर राशिद को देख रहा था। ब्लैक डेमन स्पाइडर एम्परर उस जंगल का राजा था जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। उस सोल बीस्ट ने राशिद को अपने सोल रिंग के लिए चुना था। नवीन, तो तुम अपने किन किन एलिमेंट के लिए सोल रिंग चाहिए? राशिद, चाचा, मुझे अपने सभी एलिमेंट में सोल रिंग भरने हैं और सभी 5वें सोल रिंग है। नवीन, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास ले जा रहा हूं जो तुम सभी एलिमेंट के लिए सोल रिंग दे सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र के सोल रिंग इस प्लेनेट पर मुश्किल ही मिलते हैं। इसके बाद नवीन राशिद को जंगल के अंदर एक किसी आदमी के पास ले गया जो नेक्रोमेंसी करने में माहिर था। जब उसने राशिद को देखा तो वो समझ गया था कि यह लड़का कुछ खास है। उस आदमी का नाम शिविल था, जो असल में एक सोल बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है जिसको अपने हिसाब से कोई होस्ट नहीं मिल रहा था जो उसके सोल रिंग को अपने सोल स्पिरिट में रख सके। लेकिन राशिद को देखने के बाद उसको इतना उम्मीद हो चुका था कि यह लड़का उसके लिए बिल्कुल ठीक है। शिविल, लड़के, मुझे पता है तुम्हें अपने सभी एलिमेंट में सोल रिंग चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम मेरे सोल रिंग को खुद से जोड़ सकते हो या नहीं। डरना मत, मैं बस देख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी 9वीं डार्क एलिमेंट की सोल रिंग बनूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है जो तुम्हारे किसी दूसरे सोल रिंग में नहीं आएगी। जैसा उस सोल बीस्ट ने बोला राशिद ने वैसा ही किया। उस सोल बीस्ट ने राशिद के डार्क एलिमेंट में कुछ खून की बूंदें डाली और सही में थोड़ी देर के लिए राशिद के डार्क एलिमेंट में 9वीं सोल रिंग दिखाई देने लग गई थी, जिससे वह सोल बीस्ट खुश हो गया था क्योंकि उसे अपना होस्ट मिल चुका था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 58 टू सोल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट। शिविल को अपना होस्ट मिल चुका था जो उसके सोल रिंग को संभाल सकता था, क्योंकि वो जब अपनी कल्टीवेशन को पूरी करेगा तो उसको किसी इंसान से जुड़ना ही था। अगर कोई सोल बीस्ट किसी इंसान के सोल रिंग के साथ साथ उसके लिए स्पिरिट बनता है तो उनके पास मौका रहता है इमोर्टल बनने का, लेकिन वह उनके होस्ट से एक लेवल कम के इमोर्टल होंगे। शिवी, अब तुम मुझे अपनी सभी सोल रिंग दिखाओ और हाँ, अपने एलिमेंट भी मत छिपाना। शिविल के बोलने पर राशिद ने सभी एलिमेंट्स के साथ साथ अपनी सभी सोल रिंग भी दिखा दी। शिविल अब राशिद की हर सोल रिंग देख रहा था, लेकिन छोटी ईना उसको एक चीज दिखाई देती है। राशिद के सभी एलिमेंट के शुरुआती 3 सोल रिंग पर एक मार्क दिख रहा था, जिसको देखकर शिविल के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है। शिविल, लगता है मैं उससे फिर हार गया हूँ।
सने तुमसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जरा अपने प्लांट एलिमेंट की सोल रिंग दिखाना। राशिद ने अपने प्लांट एलिमेंट को बाहर निकाला जो हरे रंग से जगमगा रही थी। जैसा शिविल को लगा था वैसा ही हुआ, उसमें पहले से ही एक सोल बीस्ट का मार्क दिखाई देता है जिसको राशिद आज पहली बार देख रहा था। राशिद के कंफ्यूज चेहरे को देखकर शिविल उसको समझाता है। शिविल देखो राशिद, तुम्हारे प्लांट एलिमेंट को पहले से ही एक सोल बीस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जहां तक मुझे लग रहा है ये ल्यूटेबी पर रहने वाली सोल बीस्ट वेडिया होगी। चूंकि इस एलिमेंट पर उसने खुद को तुमसे जोड़ा है तो आगे की सोल रिंग जिन्हें तुम्हें जरूरत होगी यह वही सोल बीस्ट ही देगा ताकि वह अपनी सोल रिंग को उसके सोल स्पिरिट में जोड़ सके। मैं अभी तुम्हें कोई सोल रिंग नहीं दे सकता, लेकिन आगे की सोल रिंग तुम्हें पूरा करने में मदद कर सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें आगे की डार्क एलिमेंट की सोल रिंग पूरी करूंगा जब तुम्हें जरूरत पड़े। राशिद चाचा जी, आपने मुझे इसलिए ही बुलाया था ताकि मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट सोल बीस्ट मिल सके। नवीन, हाँ राशिद, क्योंकि जब तुम इमोर्टल लेवल पर पहुंचोगे तो तुम्हारी 10वीं सोल रिंग को हासिल करने में यही सोल बीस्ट ही मदद करेंगे। तुम्हारी सोल स्पिरिट उसके बाद एक बार और इवॉल्व होगी, इसके बाद तुम एक इमोर्टल बनोगे। अब बिना कोई देरी किए इस सोल बेस्ट से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो। जैसा उस सोल बीस्ट ने बोला राशिद ने वैसा ही किया। राशिद एक घेरे में बैठ गया और शिविल उसके आसपास चक्कर काटने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद राशिद के डार्क एलिमेंट में एक निशान दिखाई देता है जिसमें शेर की आकृति दिखाई देती है। राशिद उस निशान को देखकर पूछने से रोक नहीं पाता है। उसकी उत्सुकता को देखकर शिविल फिर से बोलने लगता है। शिविल, राशिद, मैं असल में सोल बीस्ट डार्क डेमन लायन हूं। मैं भी जल्द ही अपनी कल्टीवेशन के आखिरी लेवल तक पहुंच जाऊंगा और 100 साल तक जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे लेवल को डार्क एलिमेंट में बढ़ाने में मदद करूंगा। उन दोनों की बात को बीच में काटकर नवीन ने राशिद को उसके साथ आगे चलने को कहा। तभी शिविल अपने असली रूप में आ जाता है, एक जाले रंग का शेर जिसके पास से डार्क एनर्जी निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद वह सोल बीस्ट उसके सी ऑफ सोल में चला जाता है। फिर तभी एक और आदमी उसके सामने आ जाता है जो एक सोल बीस्ट ही लग रहा था। मेरा नाम अरमान है, मैं तुम्हारे सोल रिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं। मैं भी एक सोल बीस्ट हूं जो फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। तुमने डार्क एलिमेंट के सोल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लो। राशिद, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले 5वीं सोल रिंग चाहिए होगी, तभी मैं एक और स्पिरिट ले सकूंगा। मुझे 50,000 साल की सोल रिंग चाहिए। अरमान, बस इतनी सी बात तो ये लो, 50,000 साल की सोल रिंग। अब तो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रखोगे। राशिद देख पा रहा था कि कैसे सोल बीस्ट ने एक सोल रिंग बना दी जो आग के खतरनाक लपटों के साथ घूम रही थी। राशिद अब वही बैठकर उस सोल रिंग को अनशोषित कर लेता है जिससे उसका फायर एलिमेंट भी रैंक 5 तक पहुंच जाता है। अब उसने भी उस सोल बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो सोल बीस्ट एक 800,000 साल का फायर सर्पेंट था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो सोल बीस्ट अपनी बॉडी छोड़ के सीधा राशिद के सी ऑफ सोल में चला जाता है। क्योंकि छोटी ही दर अभी उस सोल रिंग को नहीं ले सकता था तो वो सोल रिंग भी उस सांप के साथ चली गई। अब राशिद वापस आना चाहता था क्योंकि अब उसे कुछ वक्त अपने मंगेतरों के साथ बिताना था। उसने बहुत ज्यादा समय अपने ट्रेनिंग पर लगा दिया था। वहां से राशिद वापस लौट आया था और अपने सभी मंगेतरों को ढूंढ रहा था। तभी सारे के सारे एक साथ राशिद को घेर लेते हैं और एक एक करके राशिद को चूमे जा रहे थे। लेकिन राशिद को असहज महसूस नहीं हुआ क्योंकि यह सभी उसके मंगेतर है। राशिद, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैंने बहुत ज्यादा समय अपने ट्रेनिंग और सोल रिंग पर लगाया था। फिर तभी अचानक राशिद की बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है। उसकी तलवार अपने आप उस शक्ति को सोखने लगती है ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। राशिद का फायर एलिमेंट बाहर आ जाता है। जो आखिरी सोल रिंग राशिद ने ली थी वह अब दूसरे सोल रिंग को भी म्यूटन कर रही थी। थोड़ी देर के बाद राशिद की सभी फायर सोल रिंग अब धधकती आग के साथ ताकतवर सोल रिंग बन जाती है। अब राशिद को आंखें में उस एलिमेंट के इस्तेमाल करने से आग की तरह दिखने लगती हैं। प्रिया, ये 5वीं फायर सोल रिंग कोई साधारण सोल रिंग नहीं है। ये तुम्हें कहाँ से मिली है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 59 अर्थ एच राइनो एंड प्लांट फ्लावर सोल बीस्ट। राशिद, मुझे ये सोल रिंग एक कॉन्ट्रैक्ट किए हुए सोल बीस्ट से मिली है जिसको फायर स्नैक बोलते हैं। ये सुनकर प्रिया हैरान तो थी, लेकिन उसको पता था कि राशिद कोई साधारण सोल मास्टर नहीं है। तभी कुराशीना उस कमरे में आती है और उन सभी को कल सुबह की तैयारी के लिए बोलकर चली जाती है।
अगली सुबह बैटल स्क्वाड के सभी लोग कॉन्टेस्ट के लिए निकल चुके थे। अब राशिद के पास उसके फायर एलिमेंट में जो सोल रिंग चाहिए वो सोल रिंग मिल चुकी थी। करीब आधा घंटा के बाद वह सभी कॉन्टेस्ट हॉल पहुंच चुके थे। कॉन्टेस्ट हॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उन लोगों को पहले ही कमरा दे दिया गया था। जब वह कमरे के अंदर गए तो वह देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा हॉल है और सीढ़ी से ऊपर जाने पर कमरे दिखाई देते हैं। तभी हॉल में सभी को बुलाया जाता है। ये बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि राहुल था। राहुल उनका इसी काम का टीचर था। अभी तक किसी ने भी राहुल की सोल स्पिरिट नहीं देखी थी। राहुल बैटल स्क्वाड के मैन मेंबर जैसे हम सेमीफाइनल तक मैच खत्म करते थे। उम्मीद करता हूं कि इस बार हम फाइनल तक पहुंचेंगे। रघुनाथ अकेडमी हमेशा इस कॉन्टेस्ट में सेमीफाइनल तक ही मैच समाप्त कर पाती है क्योंकि उनके पास उस हिसाब के सोल मास्टर नहीं थे। उन लोगों का मन राशिद को लाने का था लेकिन लाते कहां से। अगर मेन टीम में से कोई चोटिल हो जाए तभी रिजर्व मेंबर को रखा जा सकता है। तभी कुराशीना भागते हुए वहां आए। उसकी हालत बुरी लग रही थी, पसीने के साथ साथ हाफ रही थी। राहुल, कुराशीना तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो और आरव कहाँ है? मुझे आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आरव वहां कॉन्टेस्ट में नहीं आया था तो राहुल को लगा कि वो कुराशीना के साथ आया होगा। कुराशीना, सर आरव मेरे साथ नहीं आया है और मैं दो सोल बीस्ट के बीच में से भागते हुए आ रही थी। दोनों सोल बीस्ट किसी कारण से लड़ रहे थे। कहीं आरव उन सोल बीस्ट के बीच में तो नहीं फंस गया। इतना सुनते ही राहुल और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अभी वहीं जाने का फैसला किया। राहुल, वो दोनों सोल बीस्ट अभी कहाँ हैं? मुझे जल्दी बताओ। कुराशीना, वो दोनों सोल बीस्ट यही कॉन्टेस्ट हॉल से थोड़ी दूरी पर लड़ रहे हैं और सर दोनों सोल बीस्ट 50,000 साल की कल्टीवेशन वाले हैं। इतना सुनकर राहुल ने बाकी के स्टूडेंट को भी साथ में बुला लिया और राशिद को अपने साथ लेकर निकल गए। अब राशिद को अपने दो एलिमेंट के लिए भी सोल बीस्ट मिल चुके थे। बाकी यह किस एलिमेंट के सोल बीस्ट थे ये तो वही जाकर पता चलेगा। राहुल, राशिद, मुझे पता है कि आरव बहुत चोटिल हो चुका होगा या फिर मर चुका होगा लेकिन मैं तुम्हें वहां इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि वह दोनों सोल बीस्ट भी तुम्हारे दूसरे एलिमेंट के लिए सोल रिंग दे सकते हैं। राशिद ने सिर हाँ में हिला या और कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे वह देखते हैं कि बहुत से सोल बीस्ट जो 10 साल से लेकर 50,000 साल के थे वह सभी या तो मारे जा चुके थे या फिर बहुत बुरी तरीके से घायल थे। उन घायल सोल बीस्ट की हालत देखकर राशिद से रहा नहीं जाता और अपनी सोल स्पिरिट को बाहर बुलाता है। जो सोल बीस्ट वहां अधमरी हालत में पैदा थे वह सोच रहे थे कि उनका आखिरी समय चल रहा है। राशिद ने अपने सभी एलिमेंट को सामने लाकर रखा और उसमें से लाइट एलिमेंट को अलग से बाहर बुलाया। पीछे राशिद ने राहुल को उसके ऊपर अपनी सोल स्पिरिट चलने को कहा। राशिद, सोल स्पिरिट, लाइट एलिमेंट, हीलिंग जोन। इसके बाद राशिद ने एक बड़ा सा घेरा सा मने बना दिया जिसमें रोशनी चारों तरफ घूम रही थी और सभी जानवरों को ठीक कर रही थी। जो भी सोल बीस्ट उस रोशनी के घेरे से दूर थे उसके अंदर आ जाते हैं और सभी सोल बीस्ट भी हील होने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राशिद को थकान महसूस हो रही थी। उसने अपनी बहुत सी सोल पावर खत्म कर दी थी। तभी सोल स्पिरिट, सोगेट्स, मेंटल बूस्ट, सोल बूस्ट। इसके बाद राशिद अब पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। धीरे धीरे जो भी सोल बीस्ट वहां घायल था सभी वहां से ठीक हो जाने के बाद घेरे से बाहर आने लगते हैं और दूसरे सोल बीस्ट को भी ऐसे करके हील हो जाते हैं। लेकिन राशिद अपनी पूरी ताकत खत्म कर चुका था। अगर राहुल ने यहां उनकी मदद नहीं की होती तो राशिद बीच में ही रुक जाता और सभी सोल बीस्ट खत्म हो जाते। राहुल की सोल स्पिरिट एक यूनिक सोल स्पिरिट थी जिसका नाम 100 गेट है। इस सोल स्पिरिट के 100 गेट में सपोर्ट से लेकर अटैक भी होते हैं। इसके बाद जितने भी सोल बीस्ट हैं वो सभी राशिद के सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते हैं और अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि इन दोनों सोल बीस्ट को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों इस छोटी ईया के सोल बीस्ट को खत्म कर देंगे। जब दोनों वहां पहुंचे तो वह देखते हैं वहां दो नहीं बल्कि 3 सोल बीस्ट थे। एक सोल बीस्ट हवा में उड़ रहा था जो एक थंडरबर्ड जैसा लग रहा था। थंडरबर्ड को देखकर लग रहा था कि वह दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जो दोनों सोल बीस्ट लड़ रहे थे वह सही में 50,000 साल के सोल बीस्ट थे। एक सोल बीस्ट था अर्थ एलिमेंट का गेंडा तो दूसरा था प्लांट एलिमेंट का फूल। दोनों ने जब कुछ ही इंसानों को देखा तो उन्हें उन दोनों को सामने देखना पसंद नहीं आया। तुम दोनों यहां से चले जाओ, हम अपनी लड़ाई खत्म करके इस दुनिया से चले जाएंगे। तभी उस थंडरबर्ड ने उन दोनों सोल बीस्ट पर हवा और बिजली का हमला किया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 60 सीक्रेट ऑफ शिवल।
थंडरबर्ड, तुम दोनों लड़ना बंद करो और वापस इम्मोर्टल वर्ल्ड चलो। हम इस दुनिया के सॉल बीस्ट नहीं है। यहाँ के जो भी सॉल बीस्ट है उनकी उम्र 100,000 साल से ज्यादा नहीं होती है। जिन सॉल बीस्ट को अपने सॉल रिंग के लिए कोई सॉल मास्टर चाहिए होता है तो वही इस दुनिया में आते हैं। गेंडा, हम दोनों को ही सॉल मास्टर चाहिए जो हमारे सॉल रिंग को इस्तेमाल कर सके और हम उसके साथ इमोर्टल बन सके, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कोई मिला नहीं है जो हमारी सॉल रिंग को अपने सॉल से जोड़ सके। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 100 साल के सॉल रिंग के सॉल मास्टर मिलते हैं। फ्लावर, हम दोनों अपनी 50,000 साल का कल्टीवेशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन हमारे हिसाब का कोई सॉल मास्टर मिला नहीं है। थंडरबर्ड, तुम भी तो इसके लिए यहाँ आए हुए हो। तुम्हारी कल्टीवेशन भी हमारी जितनी है। तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है उससे तुम अपने होस्ट के आगे की सॉल रिंग खुद बना सकती हो। थंडरबर्ड, मैं कर सकती हूँ ऐसा। मेरे होस्ट को आगे की सॉल रिंग भी बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना होस्ट मिलेगा कहाँ जो मुझे अपनी एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनाएगा। तभी उन तीनों को ऐसा महसूस होता है जो उनके सॉल रिंग के हिसाब से सही था। बिना रुक ए दोनों ने ही आगे बढ़ के सामने दो लोगों को देखा। तीनों ने उन दोनों का रास्ता रोक देना चाहा और उनकी नज़र राशिद पर थी। उसके पास से उन्हें ज्यादा ही ताकतवर ऊर्जा महसूस हो रही थी। थंडरबर्ड, बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारी सॉल स्पिरिट कोई साधारण सॉल स्पिरिट नहीं है। तुम इस दुनिया से भी नाता नहीं रखते हो। हमें तुम्हारे सभी सॉल रिंग देखने हैं, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमें तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। राशिद ने थंडरबर्ड की बात सुनकर अपने सॉल स्पिरिट को बुलाया और अपने एलिमेंट को सामने दिखाने लग गया। इतने सारे एलिमेंट देखकर उन तीनों के आंखों में चमक थी, क्योंकि इस लड़के के अभी सॉल रिंग एक रंग के थे जो बहुत ही मुश्किल था। गेंडा, लड़के, तुम्हारी पहली सॉल रिंग मिलियन साल की है। राशिद, हाँ। ये सुनकर वो तीनों सॉल बीस्ट खुशी में चीखने लगे। उन्हें उनके सॉल रिंग के लिए सही व्यक्ति मिल गया था। थंडरबर्ड, डक, हम तुम्हारी सॉल रिंग बनने के लिए तैयार है और हम तीनों अब आगे की तुम्हारी सॉल रिंग को भी भरते रहेंगे जैसे जैसे तुम अपना लेवल आगे बढ़ाते जाओगे। राशिद, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व बड़ी ईस्टर क्या होता है और सभी सॉल रिंग ये कैसे भर सकते हैं? थंडरबर्ड, देखो राशिद, हर सॉल बीस्ट ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ वही सॉल बीस्ट जिनके पूर्वज एक इमोर्टल लेवल पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ वही सॉल बीस्ट ही तुम्हें अपनी सारी सॉल रिंग भर के दे सकते हैं। राशिद, तो मतलब मैंने पहले जो और कॉन्ट्रैक्ट 2 सॉल बीस्ट से किया था वह भी मुझे आगे की सॉल रिंग में मदद कर सकते हैं। थंडरबर्ड, तुमने और 2 सॉल बीस्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया था, वह दोनों कौन है? और मुझे तुम्हारे पास से 2 नहीं बल्कि 4 सॉल बीस्ट के कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं और उनमें सबसे पहले तुम्हें प्लांट एलिमेंट में मिला है, उसके बाद जहर, फिर डार्क और आखिर में फायर एलिमेंट में मिला है। क्या शिविल ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? राशिद, हाँ, वह मेरे जहर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से ही एक सॉल रिंग के चक्कर में वह मुझे एक भी सॉल रिंग नहीं दे सके। उसकी बात सुनकर थंडरबर्ड गुस्सा हो गई और एक बिजली का झटका एक तरफ लगता है तो उधर शिविल दिखाई देता है जो एक अंधेरे से बाहर निकलकर आता है। इस बार राशिद भी शिविल को देखकर डर गया था, क्योंकि वह एक सॉल बीस्ट था जिसके बहुत से सिर थे। उसका काला रंग उसको और डरावना लग रहा था। शिविल एक 10 सिरों वाला ड्रैगन था। ये सॉल बीस्ट डार्क एलिमेंट का राजा माना जाता है। राशिद ने एक किताब में पढ़ा था कि डार्क ड्रैगन एक बेहद ताकतवर और खतरनाक सॉल बीस्ट है। अगर इस सॉल बीस्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट या इसकी सॉल रिंग हासिल कर लेता है तो उसके पास डार्क एलिमेंट की सबसे ताकतवर स्किल आ जाती है। डार्क ड्रैगन की सॉल रिंग को अवशोषित करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके सॉल स्पिरिट से जुड़ने पर इंसान के पास बुरी सोच भी आ सकती है, लेकिन राशिद की सॉल स्पिरिट एक दिव्य सॉल स्पिरिट थी। राशिद ही पहला सॉल मास्टर होगा जी। सने डार्क ड्रैगन की सॉल रिंग हासिल करने वाला था। शिविल, थंडरबर्ड, हम सभी इमोर्टल सॉल बीस्ट हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं और हमारी सॉल रिंग किसी सॉल मास्टर से या तो 5वीं सॉल रिंग से जुड़ती है या फिर जब कोई सॉल मास्टर इमोर्टल बनता है। तो अगर हम शुरू में ही सॉल मास्टर की स्पिरिट बन जाते हैं तो ही हमारे पास आगे भी ताकतवर बनने की संभावना होती है। थंडरबर्ड, अगर तुमने भी सॉल कॉन्ट्रैक्ट का छोटी ही या है अपने सॉल रिंग के लिए, तो बाकी के सॉल बीस्ट कौन से हैं जिसने इस लड़के से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है? तभी राशिद के बॉडी में हलचल होने लगती है और उसके प्लांट, फायर और जहर एलिमेंट में कॉन्ट्रैक्ट मार्क चमकने लगता है और सामने बाकी के सॉल बीस्ट भी आ जाते हैं। सामने आ जाते हैं वेडिया, फायर सर्पेंट, ब्लैक डेमन, स्पाइडर एम्परर। इन लोगों को देखकर ही थंडरबर्ड और अर्थ राइनो भी चौंक जाते हैं, लेकिन प्लांट फ्लावर नहीं चौंका क्योंकि वह वेडिया को जानता था। वेडिया, तो हम दोबारा मिल ही गए शिविल, लेकिन तुमने थोड़ी देरी की है। अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। प्लांट फ्लावर, मुझे पता है तुम कौन हो, चिंता मत करो, ये लड़का आगे चलकर एक इमोर्टल जरूर बनेगा।
शिविल को थोड़ी जलन तो हो रही, लेकिन दोनों ने एक ही सॉल मास्टर को चुना था तो दोनों ने अपनी दुश्मनी छोड़ दी। तभी जो सॉल बीस्ट एक प्लांट एलिमेंट का सॉल बीस्ट बना हुआ था अपने असली रूप में आने लगता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लेजेंड ऑफ वॉरियर सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।